ड्रामा की स्टार्टिंग जियान हाओ के अंतिम संस्कार में पूरा परिवार मौजूद होता है। तभी जिनजियो अपनी सास लियू फेंगशा से कहती है कि जो भी बात करनी है अंतिम संस्कार पूरा होने के बाद कर सकते हैं। लेकिन फेंगशा वहीं चुनमे और उसके दोनों बच्चों के भविष्य की चिंता शुरू कर देती है। वो कहती है कि जियान हाओ के चले जाने के बाद चुनमे अकेली अपने 2 बच्चों को कैसे पालेगी। घर के बाकी लोग भी उसकी बात से सहमत होकर कहते हैं कि उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। ये सुनते ही जिनजियो हैरान रह जाती है। फेंगशा अपनी मांग समझाते हुए कहती है कि जिनजियो ने केवल एक बेटी को जन्म दिया है, जबकि चुनमे के 2 बेटे हैं। जियानमिंग बड़ा भाई है, इसलिए उसे अपने मरे हुए छोटे भाई के परिवार और वंश को संभालना चाहिए। जिनजियो गुस्से में उसे चुप रहने को कहती है, क्योंकि जियान हाओ का शरीर अभी ठंडा भी नहीं हुआ और उसके बच्चे यही मौजूद हैं। मगर फेंगशा पीछे हटने के बजाय कहती है कि बड़े भाई होने के नाते जियानमिंग को उन बच्चों को एक पूरा परिवार देना चाहिए। जिनजियो समझ जाती है कि उसकी सास क्या चाहती है। वो सीधे पूछती है, तो आप चाहती हैं कि मेरा पति अपने भाई की पत्नी से शादी कर ले? फेंगशा उसके सामने हाथ जोड़कर कहती है कि वो जियानमिंग को तलाक देकर बड़ी बहू की जगह चुनमेई को दे दे। जिनजियो उससे पूछती है कि क्या वो अपने ही बेटे के अंतिम संस्कार में दूसरे बेटे का डिवोर्स करवाना चाहती है। मगर फेंगशा इसे डिवोर्स की जबरदस्ती नहीं, लियांग फैमिली के लिए वारिस बचाने का नाम देती है। वो नियानान को लड़की बताकर कहती है कि वो आगे चलकर दूसरे परिवार की हो जाएगी, जबकि चुनमेई के दोनों बेटे लियांग फैमिली की जड़ हैं। जिनजियो विरोध करते हुए याद दिलाती है कि नियानान भी जियानमिंग की संतान है और उसके नाम के साथ ही लियांग जुड़ा हुआ है। फेंगशा फिर वही बात दोहराती है कि वो लड़का नहीं है और परिवार का वंश नहीं संभाल सकती। जिनजियो गुस्से से में अपने पति जियानमिंग से जवाब मांगती है। वो पूछती है कि उसकी माँ उसे डिवोर्स देकर चुनमे से शादी करने को कह रही है, इस पर उसका क्या कहना है। चुनमे मासूम बनने की कोशिश करते हुए कहती है कि उसने ऐसी कोई मांग नहीं की। फेंगशा भी कहती है कि लियांग फैमिली चुनमे और उसके बच्चों को गायब होते हुए नहीं देख सकती। जिनजियो ताना मारती है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला, इसलिए अब चुनमे उसका पति छीनना चाहती है। इस पर सब उसे कड़वी बातें ना करने को कहते हैं। जिनजियो पूछती है कि अगर सबको चुनमे और उसके बच्चों की इतनी चिंता है तो उसका और नियानान का क्या होगा। फेंगशा बड़ी आसानी से जवाब देती है कि नियानान के पास उसकी माँ है, इसलिए वो भूखी नहीं मरेगी। इसके बाद वो जियानमिंग से उसी समय साफ फैसला मानती है, या तो वो अपनी माँ को जिंदा देखना चाहता है या फिर उस पत्नी को चुनता है जो हम एक्सपीरियंस देती है। जियानमिंग अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, मगर फेंगशा धमकी देती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो जियान हाओ के कोफिन पर से मारकर मर जाएगी। परिवार के लोग भी जियानमिंग से फिलहाल हाँ कहकर अपनी माँ को शांत करने को कहते हैं। उल्टा जिनजियो पर ही बुरी माँ को हद तक पहुँचाने का आरोप लगा दिया जाता है। दबाव में आकर जियानमिंग जिनजियो से फेक डिवोर्स करने की बात कहता है। उसका कहना है कि वे केवल दिखावे के लिए डिवोर्स करेंगे, पहले उसकी माँ शांत हो जाएगी और फिर दोनों कोई दूसरा रास्ता सोच लेंगे। लेकिन फेंगशा साफ कर देती है कि उसे दिखावा नहीं चाहिए। वो जियानमिंग को चेतावनी देती है कि अगर वो जिनजियो के पीछे गया तो वो उसी समय मर जाएगी। जिनजियो सबकी बातें सुनकर कहती है कि आज बोला गया हर शब्द उसे हमेशा याद रहेगा। तभी नियानान पूछती है कि उसके पिता बाहर क्यों नहीं आ रहे। जिनजियो बेटी को जवाब देती है कि उसके पिता ने अभी तक उनका साथ देना नहीं सीखा है। जियानमिंग उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि नियानान छोटी है, इसलिए उसके सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जिनजियो कहती है कि बच्ची सब कुछ पहले ही देख चुकी है। जियानमिंग फिर बहाना देता है कि उसे हद तक मजबूर किया गया था। जिनजियो जवाब देती है कि उसकी हद का मतलब अपनी पत्नी और बेटी को घर से बाहर धकेल देना नहीं हो सकता। जियानमिंग उल्टा जिनजियो को ही ड्रामा करने वाला बताता है। वो कहता है कि आज उसके भाई का अंतिम संस्कार है और जिनजियो को अपनी सास का दुख समझना चाहिए। जिनजियो पूछती है कि क्या समझदार बहू बनने का मतलब अपना पति दूसरी औरत को सौंप देना है। आखिर में जियानमिंग उसे घर जाकर बात करने के लिए मनाता है। जिनजियो तैयार हो जाती है, लेकिन साफ कहती है कि घर जाकर मामला दबाया नहीं जाएगा। उसे जियानमिंग से हर बात का स्पष्ट जवाब चाहिए। घर लौटने के बाद नियानान अपनी माँ से पूछती है कि उसके पिता ने उनका साथ क्यों नहीं दिया। जिनजियो बेटी को झूठी तसल्ली देकर बात छिपाना नहीं चाहती। वो जियानमिंग को बाहर बुलाकर कहती है कि उसे केवल दुख नहीं बल्कि अपने पति और उसके परिवार से घिन महसूस हो रही है। जियानमिंग उससे इतनी कड़ी बात न करने को कहता है।
वो फिर अपनी माँ का बचाव करते हुए कहता है कि उसने अभी अभी अपना एक बेटा खोया है, इसलिए वो होश में नहीं थी। जिनजू पूछती है कि अगर उसकी माँ होश में नहीं थी तो क्या जियानमिंग भी होश में नहीं था जब उसने फेक डिवोर्स का सुझाव दिया। जियानमिंग वही सफाई देता है कि वो अपनी माँ को कॉफिन पर सिर मारने से रोकना चाहता था। जिनजू पूछती है कि उसे अपनी माँ के मरने का डर था, लेकिन क्या उसे ये डर नहीं लगा कि उसकी पत्नी और बेटी को भी मौत की तरफ धकेला जा सकता है। जियानमिंग कहता है कि उसका इरादा जिनजू को मजबूर करने का नहीं था, मगर जिनजू साफ कहती है कि उसने उसे मजबूर किया है। बस उसकी बातें उसकी माँ की तुलना में थोड़ी मीठी हैं। जियानमिंग पूछता है कि फिर वो क्या करे, जुनमे अकेली 2 बच्चों को पाल रही है और चान हाओ के बाद बड़े भाई के नाते वो उनसे मुंह नहीं मोड़ सकता। जिनजू फिर समझाती है कि किसी ने उसे मदद करने से नहीं रोका, रेंट, लिविंग एक्सपेंसेस और स्कूल फीस पर बैठकर बात हो सकती है। लेकिन जियानमिंग कहता है कि उसकी माँ इस अरेंजमेंट के लिए तैयार नहीं होगी। ये सुनकर जिनजू पूछती है कि क्या उसके हर डिसीजन की आखिरी सीमा उसकी माँ की मंजूरी है। फिर वो केवल एक सवाल पूछती है, क्या जियानमिंग उसे डिवोर्स देकर लू जुनमे से विवाह करेगा। जियानमिंग जवाब देता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। जिनजू उसे अपनी आंखों में देखकर दोबारा कहने को बोलती है। जियानमिंग फिर कहता है कि वो जुनमे से शादी नहीं करेगा। उसका जवाब सुनकर जिनजू एक साफ कंडीशन रखती है, अगर जियानमिंग सच में उसी के साथ रहना चाहता है तो ये तय करने का अधिकार भी जिनजू के पास होगा कि उनके घर में कौन रहेगा। वो कहती है कि लुओ जुनमे और उसके दोनों बेटे उनके घर में कदम नहीं रखेंगे। अभी उनकी बात खत्म भी नहीं होती कि लियू फेंशिया का फोन आ जाता है। जियानमिंग पूछता है कि क्या हुआ, तो वो सीधे घोषणा कर देती है कि अगली सुबह जुनमे और उसके दोनों बच्चों को लेकर उनके घर आ जाएगी। उसका कहना है कि जुनमे पुराने घर में बच्चों के साथ रहने से डरती है और जियानमिंग का घर बड़ा है, इसलिए वहाँ उनके लिए आसानी से जगह निकल जाएगी। जियानमिंग कहता है कि इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले उसे जिनजू से डिस्कस करना होगा। फेंशिया तुरंत जिनजू को आउटसाइडर कहकर पूछती है कि लियांग फैमिली के ग्रैंडसन को घर में आने से रोकने वाली वो कौन होती है। जियानमिंग अपनी माँ से जिनजू के लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल ना करने को कहता है, लेकिन फेंशिया उसकी बात नहीं सुनती। वो आदेश देती है कि अगली सुबह 8 बजे दरवाजा खुला मिलना चाहिए। अगर जिनजू ने जुनमे को रोकने की कोशिश की तो वो उनके घर के सामने बैठ जाएगी और पूरे पड़ोस को दिखाएगी कि उसकी बहू कितनी बेरहम है। फोन पर ये सब सुन रही जिनजू आखिर में केवल इतना कहती है कि उसने उसकी हर बात सुन ली है। फोन कटने के बाद जिनजू पूछती है कि क्या वे सच में अगली सुबह आ रहे हैं। जियानमिंग उसे शांत करने के लिए कहता है कि वे केवल कुछ दिनों के लिए रहेंगे। घर मिलते ही जुनमे और बच्चे चले जाएंगे। जिनजू उसे तुरंत अपनी माँ को वापस फोन करके ये अरेंजमेंट रद्द करने को कहती है, लेकिन जियानमिंग फिर जान हाओ की मृत्यु का बहाना देता है। वो कहता है कि भाई के अभी अभी मरने के बाद जुनमे और बच्चों का पुराने घर में रहना ठीक नहीं है। जिनजू जवाब देती है कि अगर उसे उनकी इतनी चिंता है तो वो खुद जाकर उनके साथ रह सकता है। वो जियानमिंग को याद दिलाती है कि इस घर में उसकी पत्नी और बेटी रहती हैं। इस फैमिली में जुनमे और उसके बेटे शामिल नहीं हैं। अगर उसने उन्हें अंदर आने दिया तो जिनजू न्यानान को लेकर चली जाएगी। जियानमिंग उस पर बच्चे का इस्तेमाल करके धमकी देने का आरोप लगाता है। जिनजू कहती है कि धमकी पहले जियानमिंग ने दी है, क्योंकि उसके डिसीजंस की कीमत हर बार उसे और उसकी बेटी को चुकानी पड़ रही है। अगली सुबह दरवाजे पर लियू फेंशा, लुओ जुनमे और दोनों बच्चे पहुंच जाते हैं। जियानमिंग जिनजू से दरवाज़ा खोलने को कहता है, लेकिन जिनजू पिछली रात बोली हुई अपनी बात दोहराती है कि ये लोग अंदर नहीं आएंगे। फेंशा बाहर से चिल्लाते हुए कहती है कि घर लियांग फैमिली का है, तांग फैमिली का नहीं। जिनजू उसे याद दिलाती है कि इस घर के डाउन पेमेंट में उसके माता पिता ने पैसा दिया था और शादी के बाद लोन भी उसने चुकाया है, इसलिए इस घर पर टैंग नाम वाले लोगों का भी उतना ही अधिकार है। इसके बावजूद जियानमिंग खुद दरवाज़ा खोल देता है। फेंशा बच्चों को अंदर लाकर जियानमिंग की तरफ इशारा करती है और उन्हें अंकल कहने को बोलती है। इसके बाद वो कहती है कि आज से यही उनका घर है। जिनजू हैरान होकर जियानमिंग की तरफ देखती है। जियानमिंग केवल इतना कहता है कि पहले उन्हें अंदर आने दो, क्योंकि दरवाजे पर खड़ा रखना अच्छा नहीं लगता। जिनजू कहती है कि दरवाजे पर खड़े लोगों से ज़्यादा बुरा वो व्यक्ति लग रहा है जिसने उसके मना करने के बावजूद दरवाज़ा खोला। जुनमे मासूम चेहरा बनाकर कहती है कि वो लिविंग रूम में सो जाएगी और जिनजू को परेशान नहीं करेगी। जिनजू जवाब देती है कि अगर वो सच में उसे बड़ी भाभी मानती है तो उसे पता होना चाहिए था कि इस घर की दहलीज पार करना ही गलत है। फेंशा जिनजू पर विडो और अरफन बच्चों का रास्ता रोकने का आरोप लगाती है। वो पूछती है कि क्या उसे पड़ोसियों की बातें सुनने का डर नहीं है।
जिंगजू कहती है कि उसे इस बात का डर है कि उसकी अपनी बेटी को उसके कमरे से निकाल दिया जाएगा। तभी बच्चे घर देखते हुए नियानान के कमरे में चले जाते हैं। फेंगशा कहती है कि जिया चेंग और जियाबाओ लड़के हैं, इसलिए उन्हें प्रॉपर इंडोर रूम मिलना चाहिए। नियानान बताती है कि ये उसका कमरा है। एक लड़का उसका पज़ल भी मांग लेता है। फेंगशा कहती है कि छोटे भाई को पसंद है तो पज़ल देने में क्या प्रॉब्लम है। नियानान साफ कहती है कि वो उसका छोटा भाई नहीं है और पज़ल भी उसी का है। चुनमे अपने बच्चों की उम्र का बहाना बनाती है। जिंगजू उसे जवाब देती है कि बच्चे छोटे हो सकते हैं, लेकिन समझदार एडल्ट्स उन्हें किसी और का घर और सामान छीनने के लिए नहीं लाते। इसके बावजूद फेंगशा नियानान का बेड बाहर निकालने और उसकी जगह बंक बेड लगाने का आदेश देती है। वो कहती है कि आज रात नियानान अपने माता पिता के साथ सो जाएगी। नियानान रोते हुए कहती है कि वो अपना रूम नहीं छोड़ेगी। जिंजी उसे शांत करती है और जियानमिंग से बेड ना हटाने को कहती है, लेकिन फेंगशा पूछती है कि बेड नहीं हटाया तो दोनों लड़के कहाँ सोएंगे। वो जियानहाओ की मृत्यु का नाम लेकर कहती है कि बच्चों को फ्लोर पर नहीं सुलाया जा सकता। जिंगजू फिर उन्हें अलग घर रेंट पर लेने का सुझाव देती है। फेंगशा कहती है कि रेंट पर पैसे बर्बाद करने से अच्छा है कि वही पैसा दोनों लड़कों की स्कूल फीस के लिए बचाया जाए। जिंगजू याद दिलाती है कि नियानान भी स्कूल शुरू करने वाली है। इस पर फेंगशा सबके सामने कहती है कि एक लड़की को इतना कीमती बनाकर रखने की ज़रूरत नहीं होती। अपनी बेटी का चेहरा देखकर जिंगजू जियानमिंग से पूछती है कि क्या उसने अपनी माँ की बात सुनी। जियानमिंग फिर कहता है कि उसकी माँ का वो मतलब नहीं था। जिंगजू जवाब देती है कि उसकी माँ के हर शब्द का मतलब बिल्कुल यही था। इसके बाद जिंगजू अपना सामान समेटना शुरू कर देती है। जियानमिंग उसे रोकने की कोशिश करता है। जिंगजू कहती है कि यही तो वे सब चाहते थे। वो अपना ज़रूरी सामान अपने माता पिता के घर भेज देती है और साफ कहती है कि आज के बाद वो अपनी कोई चीज़ ऐसी जगह नहीं रखेगी जहाँ ये फैमिली हाथ डाल सके। जियानमिंग उसे जाने से रोकता है। जिंगजू कहती है कि वो हमेशा के लिए नहीं जा रही, बल्कि ये देखने के लिए हट रही है कि क्या उसकी बेटी को सच में लिविंग रूम में सुलाया जाता है। फेंगशा उसे चले जाने और बाद में रोते हुए वापस न आने की धमकी देती है। जिंगजू कहती है कि वो इस घर का दरवाज़ा दोबारा ज़रूर खोलेगी, मगर किसी से भीख मांगकर नहीं। जियानमिंग पूछता है कि वो नियानान को कहाँ लेकर जा रही है। जिंगजू जवाब देती है कि ऐसी जगह जहाँ किसी को उसके लड़की होने से प्रॉब्लम नहीं होगी। जियानमिंग बाद में उन्हें लेने आने का वादा करता है। जिंगजू उससे कहती है कि ये बात तब करना जब इन लोगों को घर से बाहर भेज दे। जाते समय वो जियानमिंग को याद दिलाती है कि ये दूसरी बार है जब उसने अपनी पत्नी और बेटी के बजाय उन्हें चुना है। बाहर निकलने के बाद नियानान अपनी माँ से पूछती है कि उसके बेड का क्या होगा। जिंजी उसे विश्वास दिलाती है कि वो उसका बेड वापस लेकर आएगी। अपने माता पिता के घर पहुंचते ही जिंजू की माँ गुस्से में कहती है कि अब इस मैरिज को ख़त्म कर देना चाहिए, मगर जिंजू उन्हें जल्दबाजी ना करने को कहती है। उसकी माँ पूछती है कि जब दूसरे लोग उसके घर में घुस चुके हैं तो अब किस बात का इंतज़ार है। जिंजू समझाती है कि यही समय जल्दबाजी करने का नहीं है। अगर वो अभी घर और रिलेशनशिप छोड़कर पीछे हट गई तो चुनमे और उसका परिवार वहाँ और मजबूती से बस जाएगा। वो पहले उन्हें खुद ये साबित करने देना चाहती है कि वे टेम्परेरी मेहमान बनकर नहीं आए, बल्कि उसके घर पर कब्जा करने आए हैं। उसके पिता पूछते हैं कि क्या वो इसके लिए तैयार है। जिंजू ने बताती है कि उसकी सास ने नियानान के सामने उसे लड़की होने के कारण लियांग फैमिली का वारिस मानने से इनकार किया। ये सुनकर उसके माता पिता बहुत नाराज़ होते हैं। वे ऐसी बातें नियानान के सामने ना करने को कहते हैं। नियानान अपनी माँ से पूछती है कि क्या वे अपने घर वापस जाएंगी। जिंजू कहती है कि ब्रोकन डोर ठीक होने के बाद वे ज़रूर लौटेंगी। बच्ची फिर पूछती है कि क्या उसके पिता भी उनके साथ लौटेंगे। जिंजू जवाब देती है कि पहले उसके पिता को ये सीखना होगा कि एक अच्छा पिता कैसे बना जाता है। इसके बाद खबर दी जाती है कि जिंजू और नियान आन मायके में ठीक है और जियानमिंग भी बच्चों की देखभाल कर रहा है, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सवाल उठता है कि किसी को उसकी जगह लेने की इतनी जल्दी क्यों है। जवाब
जवाब मिलता है कि अगर अपनी जगह बचानी है तो उसे मजबूती से संभाल कर रखना होगा। कुछ देर बाद जिंगजू के पास लियांग फैमिली की रिलेटिव शाओ युए का फोन आता है। वो पहले पूछती है कि क्या जिंगजू आराम से बात कर सकती है, फिर बताती है कि वो आज अपनी आंट लियू फेंगशिया के घर गई थी और वहाँ उसने चुनमेई के हाथ में वही जेड ब्रेसलेट देखी जिसे फेंगशिया हमेशा लियांग फैमिली की बड़ी बहू को देने की बात कहती थी। जिंगजू उससे ब्रेसलेट की पहचान कंफर्म करती है। शाओ युए बताती है कि फेंगशिया ने सभी रिलेटिव्स के सामने वो ब्रेसलेट चुनमेई को पहनाई। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि अब से चुनमेई ही फैमिली को संभालेगी, जियानमिंग और दोनों बच्चों का ध्यान रखेगी। जिंगजू तुरंत पूछती है कि उस समय जियानमिंग वहाँ मौजूद था या नहीं। शाओ युए बताती है कि वो सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने ये भी सुना कि जियानहाओ के 100 दिन पूरे होने के बाद जियानमिंग और चुनमेई की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करा दी जाएंगी। ये सुनकर जिंगजू शाओ युए से आज की बात किसी और को ना बताने के लिए कहती है। शाओ युए मान जाती है और कहती है कि उसे बस ये देखकर बुरा लग रहा है कि सब लोग मिलकर जिंगजू को हद से ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। फ़ोन के बाद जिंगजू अपने माता पिता के सामने टूटने के बजाय एक मजबूत डिसीजन लेती है। उसकी माँ उसे रो लेने को कहती है, लेकिन जिंगजू साफ कहती है कि रोने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अब वो चाहती है कि लियांग फैमिली अपने मुंह से अपनी प्लानिंग स्वीकार करे। वो बताती है कि कॉलेज में उसका एक सीनियर था जो अब फैमिली मैटर्स का लीगल कंसल्टेंट है। वो उसी से मैरिज और प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में सलाह लेगी। जिंगजू की माँ डरती है कि कहीं मामला ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। जिंगजू जवाब देती है कि मामला पहले ही बड़ा हो चुका है, फ़र्क केवल इतना है कि पहले उसका पूरा भार अकेले उसी के ऊपर था, लेकिन अब वो लियांग फैमिली को भी उनके फैसलों का असर महसूस कराना चाहती है। उसके माता पिता उसे भरोसा देते हैं कि वो जो भी करेगी वे उसके साथ खड़े रहेंगे। जिंगजू अपने कॉलेज सीनियर चेन जुआन से मिलती है। वो बताती है कि उसे मैरिज और प्रॉपर्टी राइट से जुड़ी लीगल एडवाइस चाहिए। चेन उसे जल्दबाजी में कंक्लूजन बताने के बजाय सारी घटनाएं एग्जैक्ट ऑर्डर में बताने को कहता है। जिंगजू बताती है कि उसके देवर के अंतिम संस्कार में उसे अपने पति की जगह छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। उसके अगले ही दिन वे लोग ज़बरदस्ती उसके घर में घुस गए और उसकी बेटी का कमरा छीन लिया। तीसरे दिन से फैमिली ने फ़ोटोज़ और रिश्तेदारों के ज़रिए प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। फिर उसे पता चला कि वे जियानहाओ के 100 दिन पूरे होने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि जियानमिंग और चुनमेई की फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जा सकें। वो चेन को मौजूद फ़ोटोज़ दिखाती है और पूछती है कि क्या ये प्रूफ काफ़ी है कि वे लोग एक ही घर में रह रहे हैं। चेन कहता है कि फ़ोटोज़ और रिकॉर्डिंग्स यूज़फुल है, लेकिन अभी कंप्लीट एविडेंस चेन नहीं बनी है। उसे एक एक बात जोड़नी होगी। किसने क्या कहा, किसने क्या किया, घर खरीदने के लिए पैसा किसने दिया, असल में घर से किसे निकाला गया, और रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन में किन लोगों के नाम दर्ज किए गए। जिंगजू उसकी बात समझ जाती है। अब उसे पता है कि केवल गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं होगा। उसे हर बात का ऐसा प्रूफ चाहिए जिसे बाद में कोई बदल ना सके। घर लौटकर न्यानान अपनी माँ से पूछती है कि क्या उसे अपना पुराना पज़ल वापस मिल सकता है। वो कहती है कि दादी ने उसे उस लड़के को देने के लिए कहा था क्योंकि वो उसे पसंद करता है, लेकिन न्यानान उसे अपना छोटा भाई नहीं मानती। वो साफ कहती है कि बिना पूछे किसी की चीज़ लेना शेयरिंग नहीं बल्कि छीनना है। जिंगजू बेटी को समझाती है कि अगर किसी को उसकी चीज़ पसंद आए तो वो केवल न्यानान की परमिशन के बाद ही ले सकता है। न्यानान पूछती है कि अगर उसके पिता परमिशन दे दें तो क्या होगा। जिंगजू कहती है कि न्यानान की अपनी चीज़ के बारे में उसके पिता भी उसकी जगह फ़ैसला नहीं कर सकते। इसके बाद जिंगजू घर से जुड़े पुराने डॉक्यूमेंट्स निकालती है। वो अपने माता पिता को डाउन पेमेंट का रिकॉर्ड दिखाती है। उसके पास कॉपी होती है जबकि ओरिजिनल उसके पिता ने संभाल कर रखा था। उसके पिता वो डॉक्यूमेंट जिंगजू को देते हुए कहते हैं कि उन्होंने ये पैसा उसे आत्मविश्वास और सिक्योरिटी देने के लिए दिया था। जिंगजू ओरिजिनल फ़िलहाल अपने पिता के पास ही सुरक्षित रखती है। अब उसके पास घर में अपने फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन का प्रूफ मौजूद है। उधर लियांग फैमिली के डाइनिंग टेबल पर फेंगशिया जानबूझकर चुनमेई को जियानमिंग के पास बैठाती। जियानमिंग अपनी माँ को ऐसा न करने के लिए कहता है, मगर फेंगशिया बोलती है कि जब चुनमेई उसके भाई के बच्चों के साथ साथ उसके खाने तक का ध्यान रख रही है तो उसके पास बैठने में क्या प्रॉब्लम है। वो जियानमिंग से दुखी चेहरा बनाकर बैठना बंद करने को कहती है। उसकी नज़र में जिंगजू खुद घर छोड़कर गई है। जियानमिंग पहली बार उसे सुधारते हुए
कहता है कि जिंगज्यू अपनी मर्जी से नहीं गई, उसे इन लोगों ने मजबूर करके घर से निकाला है। फेंगशा को अपनी गलती नजर नहीं आती। वो कहती है कि थोड़ा मजबूर करने पर जिंगज्यू समझदार बन जाएगी। इसके बाद वो चुनमेई से कहती है कि उसे फैमिली में अपने लिए जगह बनानी चाहिए। जियानमिंग फिर अपनी माँ को चुप रहने को कहता है। चुनमेई भी दिखावे में कहती है कि जिंगज्यू ने ये सब सुन लिया तो उसे बुरा लगेगा। फेंगशा चुनमेई को जरूरत से ज्यादा अच्छा बताकर कहती है कि देर सवेर इसी फैमिली को वही संभालेगी। तभी एक बच्चा जियानमिंग की गोद में बैठकर खाना खाने की जिद करता है। फेंगशा तुरंत इसे इस बात की निशानी बताती है कि बच्चा जियानमिंग के कितना करीब है। शाओयुए डाइनिंग टेबल की कुछ फोटोज लेकर जिंगज्यू को भेज देती है। फोटोज में चुनमेई जियानमिंग के पास बैठी दिखाई देती है और उसके हाथ में फेंगशा की दी हुई जेड ब्रेसलेट भी साफ नजर आती है। शाओयुए बताती है कि उसकी आंट ने चुनमेई को ब्रेसलेट ठीक से संभाल कर पहनने के लिए कहा था। जिंगज्यू उसे आगे कोई रिस्क लेकर फोटोज लेने से रोकती है। शाओयुए कहती है कि वो जानती है, लेकिन फैमिली का व्यवहार देखकर चुप रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। जिंगज्यू जवाब देती है कि वो पहले ही उसकी बहुत मदद कर चुकी है। इसके बाद शाओयुए एक और जरूरी बात बताती है। अगले दिन न्यानान के किंडरगार्टन में स्पोर्ट्स मीट है और जियानमिंग वहां जाने की बात कर रहा था। फेंगशा ये सुनकर खुश नहीं थी और चुनमेई ने भी उसके जाने को लेकर कई सवाल किए। जिंगज्यू ये जानकारी ध्यान से सुनकर तय करती है कि जियानमिंग को अगले दिन फिर बातों के पीछे छिपने नहीं देगी। स्पोर्ट्स मीट वाले दिन जिंगज्यू के माता पिता पूछते हैं कि क्या उन्हें भी साथ चलना चाहिए। जिंगज्यू कहती है कि बहुत सारे लोगों के जाने से सिचुएशन और ज्यादा खराब ऑफ हो सकती है। उसके माता पिता उसे केवल इतना याद दिलाते हैं कि जियानमिंग सामने आए तो उसकी मीठी बातों में आकर अपना डिसीजन कमजोर न करे। न्यानान पूछती है कि क्या उसके पिता आ जाएंगे। जिंगज्यू कहती है कि वो आएगा। फिर बच्ची अपनी दादी के बारे में पूछती है। जिंगज्यू बताती है कि उसने टीचर से पहले ही बात कर ली है और आज के इवेंट में केवल न्यानान के माता पिता ही उसके साथ रहेंगे। न्यानान अपनी माँ से पूछती है कि क्या वो आज खुश रह सकती है। जिंगज्यू पोजेस की है कि बिल्कुल डर सकती है। आज उसका स्पोर्ट्स डे है, अडल्ट्स की लड़ाई नहीं, इसलिए जो कुछ भी फैमिली के बीच चल रहा है उसका बोझ न्यानान को अपने इवेंट पर उठाने की जरूरत नहीं है। स्पोर्ट्स मीट में जियानमिंग समय पर पहुंच जाता है। न्यानान उसे देखकर पूछती है कि वो लेट तो नहीं हुआ। जिंगज्यू बिना कोई झगड़ा किए बच्ची के दूध, योटर और बाकी जरूरतर्स की बात जियानमिंग को बताती है। टीचर थोड़ी देर बाद घोषणा करती है कि न्यानान के पेरेंट्स क्यू रेटिंग के लिए रनवे पर तैयार हो जाएं। न्यानान चाहती है कि उसकी माँ और पिता दोनों उसके साथ हिस्सा लें। दोनों बच्ची की खुशी के लिए तैयार हो जाते हैं। इवेंट के दौरान जियानमिंग कहता है कि न्यानान आज बहुत खुश है। जिंगज्यू जवाब देती है कि वो पहले भी बहुत आसानी से खुश हो जाती थी। उसकी खुशी छीनी एडल्ट्स के डिसीजंस ने हैं। इसके बाद वो जियानमिंग से पूछती है कि क्या उसे सच में अपनी गलती समझ आई है। जियानमिंग सबसे पहले मानता है कि उसे अपनी माँ और बाकी लोगों को घर में नहीं आने देना चाहिए था। जिंगज्यू पूछती है कि इसके अलावा क्या गलती हुई। वो स्वीकार करता है कि फ्यूनरल में फेक डिवोर्स की बात नहीं करनी चाहिए थी। जिंगज्यू फिर पूछती है कि और क्या। जियानमिंग कहता है कि न्यानान को कष्ट नहीं होना चाहिए था। जिंगज्यू पूछती है कि क्या केवल न्यानान के साथ गलत हुआ, उसके साथ नहीं। जियानमिंग कहता है कि जिंगज्यू के साथ भी गलत हुआ, लेकिन जिंगज्यू साफ करती है कि केवल गलती मानना मुद्दा नहीं है। असली सवाल ये है कि वो अब इसे ठीक करने के लिए क्या करेगा। जियानमिंग फिर अपनी माँ को धीरे धीरे समझाने की बात करता है। जिंगज्यू पूछती है कि माँ के शांत होने तक चुनमेई और उसके दोनों बेटे कहाँ रहेंगे। जियानमिंग कहता है कि वे फ़िलहाल घर में ही रहेंगे। जिंगज्यू उसे उसी समय उन्हें बाहर करने को कहती है। जियानमिंग फिर पूछता है कि बच्चों का क्या होगा। जिंगज्यू तुरंत पलटकर पूछती है कि फिर उसका और न्यानान का क्या होगा। जियानमिंग उसे कुछ दिन माता पिता के घर रहने और बाद में वापस लाने की बात करता है। जिंगज्यू पूछती है कि वापस आकर न्यानान कहाँ सोएगी। काफ़ी सोचने के बाद जियानमिंग कहता है कि वो एक और बेड खरीदकर लिविंग रूम में रख देगा। उसका कहना है कि जियाचंग और जियाबाओ ने अभी अपना पिता खोया है, इसलिए उनका कमरा नहीं लिया जा सकता। जिंगज्यू समझ जाती है कि जियानमिंग अब भी अपनी बेटी से ही सेक्रीफाइस चाहता है। जियानमिंग उसे कड़वी भाषा इस्तेमाल ना करने को कहता है। जिंगज्यू पूछती है कि क्या सच बोलना केवल इसलिए कड़वा लग रहा है क्योंकि वो उसकी प्लानिंग के हिसाब से पीछे नहीं हट रही। आखिर जियानमिंग अपने मन की असली बात बोल देता है। वो कहता है
कि उसकी माँ 100 दिन बाद उसकी और चुनमे की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवाना चाहती है ताकि जिया चैंग और जिया बाओ का भविष्य सुरक्षित हो सके। जिनच्यू पूछती है कि क्या उसने इस प्लान के लिए सहमति दे दी है। जानमिंग कहता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। जिनच्यू पूछती है कि क्या उसे भी 2 बेटों की ज़रूरत महसूस होने लगी है। जानमिंग पहले सवाल से बचता है लेकिन फिर कह देता है कि उसकी माँ सही है, लियांग फैमिली बेटे के बिना नहीं रह सकती। जिनच्यू उसे ये बात दोबारा कहने को बोलती है। जानमिंग साफ स्वीकार करता है कि उसे बेटे की ज़रूरत है। जिनच्यू पूछती है कि उस ज़रूरत के सामने न्यानान की क्या जगह है। जानमिंग कहता है कि न्यानान हमेशा उसकी बेटी रहेगी, वो उसे पैसे देगा, उससे मिलने आएगा और उसका ध्यान रखेगा। जिनच्यू समझ जाती है कि जानमिंग अपनी बेटी को फैमिली का हिस्सा नहीं, बाहर रहने वाली जिम्मेदारी मान चुका है। वो पूछती है कि क्या पैसा देकर बेटी को उसके घर से अलग कर देना उसे फेयर लगता है। जानमिंग कहता है कि घर और सेविंग्स का बड़ा हिस्सा जिनच्यू और न्यानान को दिया जा सकता है। बदले में वो केवल चाहता है कि जिनच्यू मामले को ज़्यादा ना बढ़ाए और इस बार उसकी इच्छा पूरी होने दे। जिनच्यू उसकी बात का मतलब साफ करती है। वो घर और सेविंग्स में कम हिस्सा लेने के लिए तैयार है, लेकिन उन दोनों लड़कों को लियांग फैमिली के बेटे के रूप में स्वीकार करना चाहता है। जानमिंग जवाब देता है कि वो केवल अपने परिवार के लिए एक वारिस चाहता है। ये सुनते ही जिनच्यू के लिए सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। वो कहती है कि अब जानमिंग के लिए उसके और न्यानान के घर में कोई जगह नहीं है। तभी न्यानान मेडल लेने के लिए अपनी माँ को बुलाती है। जानमिंग भी साथ चलना चाहता है लेकिन जिनच्यू उसे रोक देती है। वो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर अकेली आगे बढ़ जाती है। स्पोर्ट्स मीट से लौटकर जिनच्यू अपने माता पिता को जानमिंग के साथ हुई पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग सुनाती है। रिकॉर्डिंग में उसकी आवाज़ साफ सुनाई देती है कि 100 दिन बाद वो चुनमेई के साथ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेगा। इसके बाद उसका ये स्वीकार करना भी रिकॉर्ड हो चुका है कि लियांग फैमिली बेटे के बिना नहीं रह सकती। जिनच्यू के माता पिता को विश्वास नहीं होता कि जानमिंग सच में इतनी साफ बात बोल सकता है, लेकिन अब उसके अपने शब्द उनके सामने होते हैं। जिनच्यू कहती है कि यही वो बात थी जिसे केवल आरोप लगाने के बजाय जानमिंग के मुंह से कहलवाना ज़रूरी था। उसकी माँ पूछती है कि अब अगला कदम क्या होगा। जिनच्यू जवाब देती है कि अब वो चेन जुआन के पास जाएगी। जानमिंग अगर बात करना चाहता है तो अब हर बातचीत एविडेंस के सामने होगी। चेन जुआन रिकॉर्डिंग सुनकर कहता है कि ये हिस्सा बहुत ज़रूरी है। जानमिंग ने खुद स्वीकार किया है कि वो 100 दिन बाद चुनमेई के साथ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने वाला है और उसे बेटे की ज़रूरत है। इससे साबित होता है कि उसके पास पहले से साफ प्लान था और जिनच्यू तथा न्यानान को जानबूझकर रास्ते से हटाया जा रहा था। जिनच्यू पूछती है कि क्या अब मौजूद एविडेंस पर्याप्त है। चेन कहता है कि मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये मजबूत है, लेकिन घर के मामले में अभी एक लिंक बाकी है। उन्हें साबित करना होगा कि चुनमे और उसके दोनों बेटे केवल कुछ दिनों के लिए रहने नहीं आए, बल्कि उन्होंने उस घर को अपना लॉन्ग टर्म रेजिडेंस बना लिया है। इसके लिए रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन, घर में उनका लगेज, पर्सनल बिलोंगिंग्स, न्यानान का हटाया गया बेड और उसका पैक्ड सामान बहुत काम आएगा। चेन समझाता है कि बहस करने से ज़्यादा उपयोगी ये दिखाना होगा कि घर के अंदर वास्तव में क्या बदल दिया गया है। जिनच्यू अगले दिन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफिस जाने का फैसला करती है। चेन उसे अकेले जाकर किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने से मना करता है। जिनच्यू कहती है कि वो वहाँ लड़ाई करने नहीं जा रही, वो अब केवल फैक्ट्स और रिकॉर्ड्स के ज़रिए आगे बढ़ेगी। चेन उससे पूछता है कि क्या वो आने वाले परिणामों के लिए तैयार है। जिनच्यू जवाब देती है कि जिस दिन वे लोग उसके घर में घुसे थे उसी दिन से वो तैयार है। इस बार वो केवल मैरिज से बाहर नहीं निकलेगी, बल्कि न्यानान को उसका घर भी वापस दिलाएगी। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफिस में जिनच्यू खुद को होम ओनर की फैमिली मेंबर बताकर रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन चेक करवाती है। वो प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन और अपनी आईडी की कॉपी कर्मचारी को देती है। रिकॉर्ड खुलते ही एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। घर में परमानेंट रेजिडेंट्स के रूप में लियांग जियानमिंग, लियू फेंगशा, लू चुनमी, लियांग जियाचेंग और लियांग जियाबाओ के नाम दर्ज हैं। जिनच्यू तुरंत पूछती है कि उसकी बेटी न्यानान का नाम कहाँ है। कर्मचारी रिमार्क सेक्शन देखकर बताता है कि न्यानान को फ़िलहाल इस घर में न रहने वाली रेजिडेंट के रूप में मार्क किया गया है। जिनच्यू पूछती है कि ये बदलाव किसने करवाया।
कर्मचारी बताता है कि जियान मिंग अपनी पहचान लेकर खुद ऑफिस आया था और फैमिली मेंबर्स में बदलाव की इन्फॉर्मेशन दी थी। जिनज्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म की प्रिंटेड कॉपी मांगती है। कर्मचारी उसकी सिचुएशन देखकर बताता है कि ये केवल सामान्य रजिस्ट्रेशन का मामला नहीं रहा, अब फैमिली प्रॉपर्टी और रेजिडेंस राइट्स के लिए फॉर्मल मीडिएशन की ज़रूरत पड़ सकती है। जिंगज्यू वो रजिस्ट्रेशन पेपर चेन जियुआन के पास लेकर जाती है। वो दुखी होकर कहती है कि केवल 5 साल की बच्ची को उसके अपने घर में टेम्परेरीली एब्सेंट दिखा दिया गया, जबकि बाहर से आए लोगों को परमानेंट रेजिडेंस बना दिया गया। चेन पेपर देखकर कहता है कि अब सबसे ज़रूरी बात साबित हो चुकी है। चुनमे और उसके बच्चे टेम्परेरी गेस्ट्स नहीं थे। फॉर्मल रिकॉर्ड में उन्हें परमानेंट रेजिडेंस दिया गया है, इसलिए अब ऑफिशियल राइट्स नोटिस जारी करके उनसे घर खाली करने और उसे ओरिजिनल कंडीशन में वापस करने को कहा जा सकता है। जिनज्यू पूछती है कि इसके लिए कितने दिन दिए जाएंगे। चेन पहले 3 दिन की डेडलाइन रखने को कहता है। अगर वे 3 दिन में नहीं निकलते तो फैमिली अफेयर्स मीडिएशन सेंटर को शामिल किया जा सकता है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट और कम्युनिटी स्टाफ भी घर की हालत और मूव आउट प्रोसेस के विटनेस बन सकते हैं। चेन आखिरी बार पूछता है कि क्या जिनज्यू सच में नोटिस भेजना चाहती है, क्योंकि इसके बाद लियांग फैमिली पूरी तरह उसके खिलाफ हो जाएगी। जिंगज्यू बिना हिचकिचाए नोटिस तैयार करने को कहती है। मूव आउट नोटिस लियांग फैमिली तक पहुंच जाता है। जियान मिंग परेशान होकर अपनी मां को बताता है कि जिंगज्यू ने उन्हें 3 दिनों में घर खाली करने को कहा है। फेंगशिया गुस्से में पूछती है कि वे कहाँ जाएंगे, क्योंकि उसकी नज़र में ये उसके बेटे का घर है। जियान मिंग उसे बताता है कि घर के डाउन पेमेंट में जिंगज्यू के माता पिता का पैसा लगा था और उसके पास इसका एविडेंस भी है। फेंगशिया फिर वही बात कहती है कि शादी के बाद लड़की के माता पिता का दिया पैसा भी लियांग फैमिली का हो जाता है। चुनमे सिचुएशन देखकर दोनों बच्चों को पुराने घर ले जाने का सुझाव देती है। फेंगशिया तुरंत उसे रोक देती है। वो इसे जिंगज्यू की जीत मानने को तैयार नहीं है। इसी बीच एक बच्चा पूछता है कि क्या वो नियानान का पज़ल अपने साथ ले जा सकता है। फेंगशिया कहती है कि वो टूटा हुआ पज़ल है, इसलिए उसे ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जियान मिंग जिंगज्यू से बात करने की कोशिश करना चाहता है, मगर फेंगशिया उसे सिर झुकाने से रोकती है। वो धमकी देती है कि ज़रूरत पड़ी तो जिंगज्यू के माता पिता के घर के सामने जाकर बैठ जाएगी और सबको बताएगी कि उसने किस तरह विडो और फादरलेस बच्चों को घर से निकाल दिया। जियान मिंग जिंगज्यू से कांटेक्ट करके पूछता है कि क्या उसे नोटिस मिल गया है। फिर वो शिकायत करता है कि जिंगज्यू को इतना एक्सट्रीम कदम उठाने की क्या ज़रूरत थी। जिंगज्यू उसे याद दिलाती है कि उसने उसकी 5 साल की बेटी को उसके अपने घर में टेम्परेरीली एब्सेंट मार्क कर दिया था। जियान मिंग इसे केवल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की छोटी सी फॉर्मेलिटी बताता है। उसका कहना है कि उसने ऐसा चुनमे और बच्चों के घर में आने जाने की सुविधा के लिए किया। जिंगज्यू एक एक करके उसकी सुविधा का मतलब गिनाती है। चुनमे को उसके घर में रहने की सुविधा, उसकी बेटी के कमरे में सोने की सुविधा और धीरे धीरे उसकी दूसरी पत्नी बनने की सुविधा। जियान मिंग उससे इतनी कठोर भाषा इस्तेमाल न करने को कहता है। जिंगज्यू जवाब देती है कि बात कठोर इसलिए लग रही है क्योंकि वो सच है। जियान मिंग नोटिस वापस लेने की विनती करता है। वो फिर वादा करता है कि घर मिलते ही चुनमे और बच्चों को वहाँ से भेज देगा। जिंगज्यू कहती है कि वो यही वादा पहले भी कई बार कर चुका है। जियान मिंग अपनी माँ के 3 दिन में न मानने की प्रॉब्लम बताता है। जिंगज्यू कहती है कि अब उसकी माँ की सहमति ज़रूरी नहीं है। जाते जाते जिंगज्यू उसे केवल 3 दिन की डेडलाइन दोहराती है। वो चेतावनी देती है कि घर से उसकी या नियानान की कोई चीज़ गायब हुई या ख़राब हुई तो उसका पूरा हिसाब जियान मिंग से लिया जाएगा। जिंगज्यू का नोटिस देखकर फेंगशिया रिश्तेदारों को उसके खिलाफ करने की कोशिश शुरू कर देती है। वो फैमिली ग्रुप चैट में मैसेज डालती है कि जिंगज्यू एक विडो और उसके दोनों फादरलेस बच्चों को घर से निकाल रही है। वो ऐसा दिखाती है जैसे जिंगज्यू ने 2 बेसहारा बच्चों पर कोई दया नहीं दिखाई। जियान मिंग अपनी माँ से पूछता है कि उसने ये मैसेज क्यों भेजा। फेंगशिया इसे सच्चाई कहती है। जियान मिंग विरोध करता है कि ये पूरी सच्चाई नहीं है। उसकी माँ उल्टा पूछती है कि वो आखिर किसकी तरफ है। चुनमे फिर से त्याग करने वाली औरत बनने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अगर जिंगज्यू उससे इतनी नफरत करती है तो वो बच्चों को लेकर चली जाएगी। फेंगशिया तुरंत उसे रोकती है। वो पूछती है कि जियानहाओ के बिना चुनमे 2 बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी।
चुनमे कहती है कि उसे केवल डर है कि जिंजू उसे गलत समझ रही है। फेंशिया साफ कहती है कि कोई गलतफहमी नहीं है। उसकी नज़र में जिंजू बस चुनमे और उसके बच्चों को सहन नहीं कर सकती। जिंजू के माता पिता भी फैमिली ग्रुप में फैलाया गया अधूरा मैसेज देख लेते हैं। उन्हें गुस्सा आता है कि पूरी गलती करने के बाद लियांग फैमिली ने अब खुद को पीड़ित दिखाना शुरू कर दिया है। वे जिंजू से जल्दबाजी में जवाब ना देने और पहले सोचने को कहते हैं। जिंजू बताती है कि वो केवल एक और मैसेज डालकर आरोपों का जवाब नहीं देना चाहती। जब लियांग फैमिली लोगों को तमाशा दिखाना चाहती है तो वो सभी को पूरी घटना सुनाएगी। उसके पिता उसे रिकॉर्डिंग्स भेजने से पहले अच्छी तरह सोच लेने को कहते हैं। जिंजू जवाब देती है कि उसने बिल्कुल साफ दिमाग से डिसीजन लिया है। अब रिश्तेदार केवल फेंशिया की बनाई हुई कहानी नहीं, फ्यूनरल में बोले गए उसके असली शब्द सुनेंगे। जिंजू ग्रुप चैट में फ्यूनरल की रिकॉर्डिंग भेज देती है। रिकॉर्डिंग में फेंशिया की आवाज़ साफ सुनाई देती है कि जिंजू ने केवल बेटी को जन्म दिया है, इसलिए उसे बड़ी बहू की जगह चुनमे को दे देनी चाहिए। इसके बाद जानमिंग की फेक डाइवोर्स वाली बात भी सबके सामने आ जाती है। रिश्तेदार फेंशिया से पूछते हैं कि क्या उसने सच में अपने बेटे के फ्यूनरल में ऐसी बात कही थी। कोई बहाना नहीं बचता। जानमिंग और फेंशिया आपस में झगड़ने लगते हैं। फेंशिया पूछती है कि जिंजू के पास रिकॉर्डिंग कैसे आई। जानमिंग अपनी माँ से कहता है कि उसने पहले ही इतना बड़ा हंगामा ना करने को कहा था। फेंशिया को अपनी गलती मानने के बजाय इस बात पर गुस्सा आता है कि जानमिंग उसके लिए आवाज़ ऊंची कर रहा है। जानमिंग कहता है कि अब उसकी फेक डिवोर्स वाली बात भी पूरे फैमिली ग्रुप में घूम रही है। फेंशिया उसे ही दोष देती है कि उसने उस समय अपने मुंह से जवाब क्यों नहीं दिया। रिश्तेदार जानमिंग को अपनी पत्नी से ठीक तरह बात करके उसे मनाने की सलाह देते हैं। फेंशिया दावा करती है कि जानमिंग जाकर जिंजू के सामने घुटने भी टेक दे तो वो उसे अपमानित ही करेगी। इसके बाद फेंशिया खुद जिंजू के माता पिता के घर जाने का डिसीजन लेती है। वो कहती है कि जिंजू रिकॉर्डिंग्स ग्रुप में डाल सकती है तो वो उसके घर जाकर पूछेगी कि क्या उसमें एल्डर्स की कोई शर्म और इज्जत बाकी नहीं है। चुनमे भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। फेंशिया और चुनमे जिंजू के माता पिता के घर पहुंचकर बाहर से उसका नाम लेकर चिल्लाती हैं। जिंजू उनके सामने आकर पूछती है कि अब वे क्या कहना चाहती हैं। फेंशिया सीक्रेट रिकॉर्डिंग करने का आरोप लगाकर कहती है कि जिंजू को एल्डर से बात करने की तमीज़ नहीं है। जिंजू पूछती है कि फ्यूनरल में जब उसे सबके सामने अपने पति की जगह छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था तब फेंशिया को मैनर्स और रिश्तों की इज्जत क्यों याद नहीं आई। चुनमे फिर नर्म आवाज़ में कहती है कि वो जानती है जिंजू उससे नफरत करती है, लेकिन उसके दोनों बच्चे इनोसेंट हैं। जिंजू जवाब देती है कि इनोसेंट बच्चों को अडल्ट्स किसी दूसरे बच्चे का कमरा और सामान छीनने के लिए लेकर नहीं जाते। फेंशिया आरोप लगाती है कि जिंजू को चुनमे के 2 बेटों से जलन हो रही है। जिंजू पूछती है कि वो चुनमी से किस बात की जेलसी करेगी। इस बात की कि उसे अपने बच्चों को पालने के लिए जिंजू का पति चाहिए। फेंशिया गुस्से में उसे चुप रहने को कहती है। जिंजू उसकी बात काटकर 3 दिन की डेडलाइन दोहराती है। वो साफ करती है कि वो उनसे परमिशन नहीं मांग रही बल्कि घर खाली करने का नोटिस दे रही है। जब बिल्डिंग/कम्युनिटी स्टाफ झगड़ा रोकने की कोशिश करता है तो फेंशिया जिंजू को अपनी बहू बताकर फैमिली मैटर का बहाना बनाती है। जिंजू जवाब देती है कि जिस दिन उससे बड़ी बहू की जगह छोड़ने को कहा गया था उसी दिन ये रिश्ता खत्म हो गया था। फेंशिया जाते जाते धमकी देती है कि वो किंडरगार्टन जाकर न्यानान को ले आएगी और देखेगी कि बच्ची उसे अपनी दादी मानती है या नहीं। जिंजू तुरंत चेतावनी देती है कि अगर वो न्यानान के पास भी गई तो वो पूरे नेबरहुड को बताएगी कि उसी दादी ने बच्ची को लड़की होने के कारण अपने परिवार का हिस्सा मानने से इनकार किया था। जानमिंग अपनी माँ को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है और आखिर वे लोग वापस चले जाते हैं। फेंशिया की धमकी को जिंजू हल्के में नहीं लेती। वो अगले दिन किंडरगार्टन जाकर टीचर से न्यानान की पिकअप लिस्ट दोबारा कंफर्म करवाती है। वो केवल 3 भरोसेमंद लोगों को बच्ची को स्कूल से लेने की परमिशन देती है। जिंजू साफ कहती है कि इन 3 लोगों के अलावा लियांग फैमिली का कोई भी सदस्य न्यानान को नहीं ले जा सकता। टीचर उसके पति जानमिंग के बारे में पूछती है। जिंजू बताती है कि जानमिंग को भी उसकी फोन कंफर्मेशन के बिना बच्ची नहीं दी जाएगी। टीचर सिचुएशन समझकर सिक्योरिटी गार्ड के साथ कोऑर्डिनेशन करने का वादा करती है। वो जिंजू को भरोसा दिलाती है कि स्कूल के अंदर न्यानान को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा और फैमिली मैटर को दूसरे लोगों के सामने नहीं फैलाया जाएगा। उसी दिन फेंशिया किंडरगार्टन पहुंचकर खुद को न्यानान की बायोलॉजिकल ग्रैंडमदर बताती है और बच्ची को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। स्टाफ लिस्ट चेक करके उसे रोक देता है क्योंकि उसका नाम ऑथराइज्ड लोगों में नहीं है। फेंशिया नाराज होकर पूछती है कि बायोलॉजिकल ग्रैंडमदर को अपनी ग्रैंडडॉटर लेने के लिए किस लिस्ट की जरूरत है। स्टाफ समझाता है कि लिस्ट उसी सुबह अपडेट हुई है और बच्ची केवल उसमें शामिल व्यक्ति को दी जा सकता।
ई है। फेंगशिया स्कूल के नियमों पर चिल्लाने लगती है, लेकिन उसे बाकी पेरेंट्स को डिस्टर्ब ना करने के लिए कहा जाता है। न्यानान बाहर आती है तो फेंगशिया उसे खाने का लालच देकर अपने साथ घर चलने को कहती है। न्यानान साफ मना कर देती है और कहती है कि वो अपनी माँ के साथ घर जाएगी। जिंगजियो के पहुंचने पर फेंगशिया उस पर बच्ची को अपने खिलाफ सिखाने का आरोप लगाती है। जिंगजियो जवाब देती है कि उसने अपनी बेटी को केवल इतना सिखाया है कि जो लोग उसका अपमान करें उनके साथ अकेले ना जाएं। फेंगशिया इसे हद पार करना बताती है। जिंगजियो कहती है कि असली हद तो 5 साल की बच्ची को एडल्ट्स की लड़ाई में बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करना है, कि प्रोसेस को और डिले नहीं किया जा सकता। वो चेन जिवान से बात करती है। चेन फैमिली अफेयर्स मीडिएशन सेंटर में रेजिडेंशियल राइट्स के लिए एप्लीकेशन देने को कहता है। सबसे पहले घर वापस लेना ज़रूरी है, क्योंकि स्टेबल होम के बिना कस्टडी और मैरिज की बाकी प्रोसेस भी कमज़ोर हो सकती है। जिंगजियो अपने जुटाए हुए डॉक्यूमेंट्स दिखाती है। चेन बताता है कि अभी 2 चीज़ें और चाहिए, घर में चुनमे और बच्चों के एक्चुअल ऑक्यूपेंसी की फ़ोटोज़ और ये प्रूफ कि न्यानान का सामान कमरे से हटाया गया था। जिंगजियो कहती है कि वो खुद वापस जाकर फ़ोटोज़ नहीं ले सकती। चेन बताता है कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लोग उसके साथ जाकर घर की स्थिति कंफर्म कर सकते हैं। अगर लियांग फैमिली दरवाज़ा खोलने से मना करती है तो उनका रिफ्यूज़ल भी रिकॉर्ड बन जाएगा। जिंगजियो एप्लीकेशन देने के लिए तैयार हो जाती है। चेन उसे मानसिक रूप से तैयार रहने को कहता है, क्योंकि मीडिएशन नोटिस पहुंचते ही लियांग फैमिली फिर उसके पास आएगी। जिंगजियो जवाब देती है कि वे जितना दबाव बनाएंगे उतना ही अपने खिलाफ एविडेंस छोड़ेंगे। थोड़ी देर बाद जानमिंग जिंगजियो से मिलने आता है। वो बताता है कि उसे पता चला उसकी माँ किंडरगार्टन गई थी। उसका कहना है कि उसने फेंगशिया को समझा दिया है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिंगजियो पूछती है कि उसकी समझाने वाली बातों का कोई असर भी होता है या नहीं। जानमिंग न्यानान के लिए कुछ सामान लाया होता है, लेकिन बच्ची उस समय सो रही होती है। जानमिंग फिर जिंगजियो से रिलेशनशिप पूरी तरह खत्म ना करने की विनती करता है। वो कहता है कि न्यानान को पिता की ज़रूरत है। जिंगजियो जवाब देती है कि उसे केवल पिता का नाम नहीं बल्कि ऐसा पिता चाहिए जो मुश्किल समय में उसकी रक्षा करे। जानमिंग बदलने का वादा करता है। जिंगजियो उसके सामने पहली कंडीशन रखती है, लुओ चुनमे और उसके दोनों बेटों को उसके घर से तुरंत बाहर निकाला जाए। जानमिंग फिर कुछ और दिन मांगता है। जिंगजियो कहती है कि 3 दिन की डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं होगा। जानमिंग आरोप लगाता है कि जिंगजियो उसे 2 तरफ से किसी एक को चुनने पर मजबूर कर रही है। जिंगजियो शांत होकर जवाब देती है कि वो अपना चुनाव पहले ही कर चुका है। अब केवल जिंगजियो की बारी है कि वो अपने और अपनी बेटी के लिए क्या चुनती है। जिंगजियो प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन, डाउन पेमेंट प्रूफ, रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन फ़ोटोज़, ऑडियो रिकॉर्डिंग कैटलॉग और न्यानान की बदली हुई पिकअप लिस्ट के रिकॉर्ड्स मीडिएशन ऑफिस में जमा कर देती है। कर्मचारी उसे डॉक्यूमेंट्स की रिसीट संभाल कर रखने को कहता है। नोटिफिकेशन उसी दोपहर लियांग फैमिली को भेजी जानी है और पहली मीडिएशन 2 दिन बाद तय होती है। नोटिफिकेशन मिलते ही जानमिंग लगातार फ़ोन करने लगता है। चैन जिंगजियो से कहता है कि जितनी जल्दी और घबराहट में उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, रेस्ट से साफ है कि नोटिस पहुंच चुका है। आखिर जिंगजियो फ़ोन उठाती है। जानमिंग पूछता है कि क्या वो सच में पूरे फैमिली डिस्प्यूट को मीडिएशन सेंटर तक ले जाना चाहती है। जिंगजियो जवाब देती है कि सब लोगों को उसके घर में लाने का डिसीजन जानमिंग और उसकी माँ ने लिया था। जानमिंग अपनी माँ की बढ़ी हुई ब्लड प्रेशर, चुनमे के रोने और दोनों बच्चों के डर का हवाला देता है। वो बताता है कि बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या उनका फिर कोई घर नहीं रहा। जिंगजियो उसे याद दिलाती है कि यही सवाल न्यानान पहले ही पूछ चुकी है। जानमिंग कहता है कि दोनों सिचुएशंस अलग हैं। जिंगजियो पूछती है कि फ़र्क क्या है, क्या केवल इसलिए क्योंकि न्यानान एक लड़की है। जानमिंग उससे एप्लीकेशन वापस लेकर प्राइवेट बातचीत करने को कहता है। जिंगजियो साफ करती है कि प्राइवेट बातचीत पहले ही हो चुकी है और उसका जवाब था कि वो जानमिंग की बेटे वाली इच्छा पूरी कर दे। वो फीचर्स ख़त्म करते हुए कहती है कि अब उनसे अगली बातचीत मीडिएशन सेंटर में होगी। मीडिएशन नोटिस मिलते ही लियांग फैमिली के घर में फिर हंगामा शुरू हो जाता है। लियू फेंगशिया इसे फैमिली की बदनामी बताते हुए मीडिएशन सेंटर जाने से साफ मना कर देती है। जानमिंग उसे समझाता है कि नोटिस मिलने के बाद वहां ना जाना कोऑपरेशन से इनकार माना जाएगा, लेकिन फेंगशिया पूछती है कि आखिर इन कागजों से उसे कौन डरा सकता है। चुनमे सिचुएशन की सीरियसनेस समझते हुए कहती है कि उन्हें मीडिएशन में जाना चाहिए। अगर वे नहीं गए तो बाद में लोग उसके बच्चों के बारे में कहेंगे कि वे दूसरे के घर में जाकर बैठ गए और निकालने के बाद भी बाहर नहीं आए।
फेंगशा को चुनमेई की बात सही लगती है। वो फैसला करती है कि वे मीडिएशन सेंटर जाएंगे और स्टाफ को दिखाएंगे कि जिंगजू उनके साथ कितनी बेरहमी कर रही है। वो चुनमेई को चेतावनी देती है कि वहाँ जाकर कोई गलत बात ना कहे, फिर उसे दोनों बच्चों को साथ लाने के लिए कहती है ताकि वहाँ मौजूद लोग देख सकें कि कौन ज्यादा बेबस और दुखी है। यानी फेंगशा लीगल डिस्कशन में भी बच्चों को सिंपैथी पाने का जरिया बनाने की प्लानिंग कर रही होती है। उधर न्यानान बैठकर एक ड्राइंग बना रही होती है। जिंगजू से पूछती है कि वो क्या बना रही है। न्यानान जवाब देती है कि वो उनका घर बना रही है। ड्राइंग में बना दरवाजा दिखाकर वो कहती है कि ये उसकी माँ का है और माँ का होने के कारण उसका भी है। जिंगजू उसकी ड्राइंग की तारीफ करती है। न्यानान अपनी माँ से उनका दरवाजा वापस लेने को कहती है। जिंगजू बिना हिचकिचाए उससे वादा करती है कि वो दरवाजा वापस लेकर आएगी। न्यानान अब भी अपनी दादी से डरी हुई है। वो पूछती है कि क्या दादी दोबारा आएंगी। जिंगजू उसे भरोसा दिलाती है कि अगर कोई उनके घर के दरवाजे तक आया तो उसकी माँ खुद सामने खड़ी होकर उसे रोक देगी। पहली हाउसिंग राइट्स मीडिएशन शुरू होती है। स्टाफ पहले ही साफ कर देता है कि आज केवल घर में रहने के अधिकार और मूव आउट की बात होगी। सभी को झगड़ा बढ़ाने के बजाय फैक्ट्स पर बात करनी होगी। फेंगशा तुरंत इसे अपना प्राइवेट फैमिली मैटर बताकर बाहरी लोगों के दखल का विरोध करती है। स्टाफ समझाता है कि मामला अब रेजिडेंट्स राइट्स तक पहुंच चुका है, इसलिए सॉन्ग फैक्ट्स को सामने बैठकर कंफर्म करना जरूरी है। जिंगजू सबसे पहले रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पेश करती है। उसमें साफ दर्ज है कि वो और न्यानान फिलहाल उस घर में नहीं रह रही है, जबकि चुनमेई और उसके दोनों बच्चों को परमानेंट रेजिडेंट्स बनाया गया है। स्टाफ जानमिंग से पूछता है कि क्या ये बदलाव उसने करवाया था। जानमिंग स्वीकार करता है कि रजिस्ट्रेशन उसी ने बदलवाया। फेंगशा कहती है कि जानमिंग घर का हेड है, इसलिए वो फैमिली मेंबर्स की रजिस्ट्रेशन बदल सकता है। जिंजू जवाब देती है कि हाउस होल्ड हेड होना किसी को घर का अकेला मालिक नहीं बना देता। वो और उसकी बेटी आउटसाइडर नहीं है। चुनमेई फिर कहती है कि वो बच्चों के साथ वहाँ केवल प्रायोरिटी रह रही थी। जिंजू पूछती है कि टेम्परेरी रहने वाला व्यक्ति परमानेंट रेजिडेंस क्यों रजिस्टर करवाएगा। वो ये बॉडी बताती है कि उन्हीं टेम्परेरी गेस्ट्स के लिए उसकी बेटी का बेड हटाकर कमरा बदल दिया गया। स्टाफ पूछता है कि न्यानान के घर में ना रहने की इन्फॉर्मेशन किसने दी थी। जानमिंग स्वीकार करता है कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के पूछने पर उसने कहा था कि बच्ची फिलहाल अपने मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के घर रह रही है। जिंजू पूछती है कि न्यानान को वहाँ रहने की जरूरत क्यों पड़ी। जानमिंग कहता है कि घर में लोग ज्यादा हो गए थे। जिंजू तुरंत पूछती है कि घर को इतना भीड़ भाड़ वाला किसने बनाया। फेंगशा बातचीत में कूदकर कहती है कि ज्यादा बच्चों से घर में रौनक रहती है। जिंजू जवाब देती है कि ये कैसी रौनक है जिसमें उसकी अपनी बेटी के पास सोने के लिए बेड तक नहीं बचा। फेंगशा फिर कहती है कि लड़की को इतना डेलिकेट बनाने की जरूरत नहीं होती। स्टाफ बताता है कि जिंजू के पास इसी तरह की कमेंट्स की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। फेंगशा रिकॉर्डिंग को सीक्रेट तरीके से बनाया गया बताकर विरोध करती है। जिंजू कहती है कि ये चोरी नहीं, अपनी और अपनी बेटी की प्रोटेक्शन के लिए इकट्ठा किया गया एविडेंस है। स्टाफ जिंजू से केवल हाउसिंग डिस्प्यूट से जुड़ा हिस्सा चलाने को कहता है। रिकॉर्डिंग में जानमिंग की आवाज सुनाई देती है। वो कह रहा होता है कि उसकी माँ 100 दिन बाद चुनमेई के साथ उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी करवाना चाहती है। फिर उसकी ये बात सुनाई देती है कि वो बेटे के बिना नहीं रह सकता और घर तथा सेविंग्स का बड़ा हिस्सा जिंजू और न्यानान को देकर अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है। स्टाफ जानमिंग से पूछता है कि रिकॉर्डिंग में सुनाई दे रही आवाज उसी की है या नहीं। जानमिंग इससे इनकार नहीं कर पाता और हाँ कह देता है। फेंगशा उसकी बातों को गुस्से में बोला गया बताकर पचाने की कोशिश करती है। चुनमेई भी कहती है कि जानमिंग का वो मतलब नहीं था। जिंजू उन्हें अपनी बात का सही मतलब समझाने का मौका देती है। वो पूछती है कि रिकॉर्डिंग का कौन सा शब्द गलत है। कोई भी सीधा जवाब नहीं दे पाता। उल्टा फेंगशा जिंजू को चालाक बताकर अपने पति के खिलाफ प्लानिंग करने का आरोप लगाती है। जिंजू पूछती है कि प्लानिंग उसने की है या उन लोगों ने जिन्होंने उसका मैरिज, घर और बेटी का कमरा उससे लेने की कोशिश की। मौजूद रिकॉर्ड्स देखकर स्टाफ भी मानता है कि चुनमेई और उसके बच्चे केवल कुछ समय के लिए नहीं रह रहे थे। अगली मीटिंग के लिए दोनों पक्षों से हाउस पेमेंट और प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूशन के डॉक्यूमेंट्स लाने को कहा जाता है। इसके बाद मूव आउट अरेंजमेंट कंफर्म किया जाना है। फेंगशा वही कह देती है कि वो घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मीडिएशन के बाद जिंजू अपने माता पिता के साथ पुराने डॉक्यूमेंट्स दोबारा चेक करती है। उसके माता पिता बताते हैं कि घर खरीदते समय उन्होंने अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स का बड़ा हिस्सा डाउन पेमेंट के लिए दिया था। उस समय भी फेंगशा को रकम कम लग रही थी और सुविधा के नाम पर डॉक्यूमेंट्स में जानमिंग का नाम आगे रखा गया था। जिंजू के पिता को काउंटर से किया गया सबसे बड़ा ट्रांसफर याद
होता है। वो ओरिजिनल बैंक रिकॉर्ड जिनजियो को देते हैं। जिनजियो अपने पिता से माफी मांगती है क्योंकि जिस घर को उन्होंने अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए खरीदा था उसी घर से उसे और उसकी बच्ची को निकाल दिया गया। उसके पिता से ये बात छोड़ने को कहते हैं। वो साफ कहते हैं कि माता पिता बेटी को ताकत देने के लिए पैसा देते हैं, किसी दूसरे परिवार से उसका अपमान करवाने के लिए नहीं। वो अगली मीडिएशन में जिनजियो के साथ जाने का फैसला करते हैं। जिनजियो अपनी माँ को न्यानान के साथ घर पर रहने के लिए कहती है और पिता को अपने साथ ले जाने पर सहमत हो जाती है। अगली मीटिंग के लिए निकलते समय जियानमिंग रास्ते में जिनजियो और उसके पिता से मिलता है। वो जिनजियो के पिता को डैड कहकर बुलाता है, लेकिन वे तुरंत उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि अब वो उन्हें इस रिश्ते से ना पुकारे। जियानमिंग जिनजियो से अकेले में 2 बातें करने की परमिशन मांगता है। जिनजियो मना कर देती है। उसके पिता भी कहते हैं कि जब उसने अकेले बात करने से इनकार कर दिया है तो जियानमिंग को पीछे हट जाना चाहिए। जियानमिंग फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर चिंता दिखाता है। वो कहता है कि रास्ते में डॉक्यूमेंट्स खो सकते हैं और उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। जैसे ही वो पेपर्स की तरफ हाथ बढ़ाता है, जिनजियो पूछती है कि वो असल में किस चीज़ को छूना चाहता है। जियानमिंग कहता है कि वो केवल डॉक्यूमेंट्स की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। जिनजियो जवाब देती है कि उसे ओरिजिनल पेपर की चिंता है कि लियांग फैमिली को ये घर मुफ्त में नहीं मिला था। दूसरी हाउसिंग मीडिएशन में घर के पेमेंट और ऑक्यूपेंसी पर बात शुरू होती है। जिनजियो के पिता ओरिजिनल ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट दिखाकर बताते हैं कि ये पैसा उन्होंने और उनकी पत्नी ने अपनी बेटी को घर खरीदने के लिए दिया था। फेंगशिया फिर कहती है कि शादीशुदा बेटी को दिया गया पैसा आखिरकार उसके ससुराल का ही होता है। जिनजियो के पिता गुस्से में कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को लियांग फैमिली के हाथ बेचा नहीं था। स्टाफ उन्हें इमोशंस कंट्रोल करके रिकॉर्ड्स पर बात करने को कहता है। जिनजियो मॉर्गेज की पेमेंट्स में अपना कंट्रीब्यूशन बताती है। इसके बाद वो दोबारा मांग रखती है कि चुनमे और उसके दोनों बेटे घर से निकलें और न्यानान का कमरा पहले जैसा किया जाए। चुनमे कहती है कि वो खुद मूव आउट कर सकती है, लेकिन उसके बच्चों का क्या होगा। जिनजियो जवाब देती है कि बच्चों के पास उनकी माँ मौजूद है। उनका जीवन किसी दूसरे बच्चे का कमरा छीनने पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। मीटिंग के बीच जियानमिंग जिनजियो से कहता है कि उसके पिता ने थोड़ी देर पहले बहुत कठोर बात कही। जिनजियो पूछती है कि क्या वो बात उसकी माँ द्वारा न्यानान को ग्रैंड डॉटर ना मानने से भी ज़्यादा कठोर थी। जियानमिंग फिर अपनी माँ की पुरानी सोच का बहाना देकर उससे फेंगशिया की बातों को दिल पर ना लेने को कहता है। जिनजियो जवाब देती है कि उसे केवल फेंगशिया की सोच से शिकायत नहीं है। असली प्रॉब्लम ये है कि हर बार जियानमिंग ने चुप रहकर अपनी माँ की हर बात को मंजूरी दी। जियानमिंग पूछता है कि अगर वो चुनमे और बच्चों को घर से निकाल दे तो क्या जिनजियो वापस उसके पास आ जाएगी। जिनजियो पूछती है कि क्या यह सच में उसका अपना डिसीजन है या वो फिर किसी दूसरे से फैसला करवाएगा। जियानमिंग कहता है कि वो सिचुएशन संभाल लेगा। जिनजियो उसे याद दिलाती है कि वो न्यानान का कमरा बचाने के लिए एक शब्द तक नहीं बोल पाया था। जब जियानमिंग परेशान होकर पूछता है कि वो आखिर क्या करे, जिनजियो उसे साफ जवाब देती है, मूव आउट अरेंजमेंट पर साइन करे और मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिएशन के लिए तैयार हो जाए। वो बताती है कि मैरिज उसी समय ख़त्म हो गया था जब उसने फ्यूनरल में फेक डिवोर्स का प्रपोजल दिया था। अगली फॉर्मल डिस्कशन में स्टाफ उपलब्ध एविडेंस का रिजल्ट सामने रखता है। रिकॉर्ड्स, रजिस्ट्रेशन और फोटो से साबित हो जाता है कि चुनमे और उसके दोनों बच्चे विवादित घर में लंबे समय से रह रहे हैं और उनके रहने के कारण जिनजियो तथा न्यानान अपने नॉर्मल रेजिडेंस से दूर हुई। फेंगशिया दावा करती है कि जिनजियो और उसकी बेटी अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। जिनजियो उसे याद दिलाती है कि दरवाज़ा उन्होंने खोला, बेड उन्होंने हटाया और बच्ची का कमरा भी उन्होंने लिया। केवल बात से मुकर जाने पर एविडेंस खत्म नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट द्वारा ली गई फ़ोटोज़ दिखाई जाती हैं। उनमें चुनमे का लगेज, बच्चों का सामान और कार्डबोर्ड बॉक्स में बंद न्यानान के टॉयज़ नज़र आते हैं। चुनमे कहती है कि उसने लगेज केवल कुछ समय के लिए रखा था। जिनजियो जवाब देती है कि कुछ समय के लिए रहने वाला व्यक्ति उसकी बेटी की चीज़ें बॉक्सेस में भरकर अपना सामान नहीं फैलाता। इसके बाद न्यानान की बनाई हुई घर की ड्राइंग सामने आती है। जियानमिंग उसे हाथ में लेने की कोशिश करता है, लेकिन जिनजियो उसे रोक देती है। वो कहती है कि जिस बच्ची की वो रक्षा नहीं कर पाया, अब उसे या उसकी चीज़ों को छूकर इमोशनल बनने का अधिकार भी उसे नहीं है। चुनमे जिनजियो पर बच्चों का इस्तेमाल करके सिंपैथी लेने का आरोप लगाती है। जिनजियो पलटकर पूछती है कि असली सिंपैथी कौन मांग रहा है, वो माँ जिसकी बेटी का कमरा छीना गया या वो औरत जो 2 बच्चों के साथ दूसरे के घर में आकर फॉर्मल टाइटल मांग रही है। चुनमे कहती है कि उसने कभी कोई टाइटल नहीं मांगा। जिनजियो पूछती है कि फिर 100 दिन बाद फॉर्मेलिटीज़ की प्लानिंग पर उसने चुपचाप सहमति क्यों दी।
स्टाफ दोनों को रीलोकेशन के मुद्दे पर वापस आने को कहता है। एविडेंस के आधार पर चुनमी, बच्चों और फेंगशा को 3 दिन में घर खाली करने का रिकमेंडेशन दिया जाता है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट मूव आउट के समय घर की कंडीशन रिकॉर्ड करेगा। फेंगशा साफ इनकार करती है। स्टाफ बताता है कि उसके इनकार से रजिस्ट्रेशन, फोटोज और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स बदल नहीं जाएंगे। फेंगशा धमकी देती है कि सभी रिलेटिव्स जिंगज्यू के खिलाफ हो जाएंगे। जिंगज्यू कहती है कि रिश्तेदार किसका साथ देते हैं, इससे उनका मूव आउट नहीं रुकेगा। जानमिंग रिक्वेस्ट करता है कि घर खाली करवाते समय विटनेसेस ना बुलाए जाएं और वो खुद अरेंजमेंट कर देगा। जिंगज्यू याद दिलाती है कि उसकी पिछली अरेंजमेंट में उसकी अपनी बेटी को घर में टेम्पररीली एब्सेंट बना दिया गया था। अब हर चीज़ ऑफिशियल रिकॉर्ड और विटनेसेस के सामने ही होगी। घर लौटकर फेंगशा फिर घोषणा कर देती है कि वो नहीं जाएगी। जानमिंग समझाता है कि मीडिएशन सेंटर डिसीजन रिकॉर्ड कर चुका है और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट मूव आउट विटनेस करने आने वाला है। फेंगशा पूछती है कि क्या जानमिंग भी अब डर गया है। तभी एक बच्चा रोते हुए कहता है कि वो ये घर छोड़ना नहीं चाहता। फेंगशा उसे दिलासा देकर कहती है कि यही उसका घर है। जानमिंग पहली बार साफ कहता है कि ये घर उस बच्चे का नहीं है। चुनमे जवाब देती है कि बच्चा इस जगह को पसंद करता है। जानमिंग कहता है कि किसी चीज़ को पसंद करने से वो अपनी नहीं हो जाती। चुनमे उसे याद दिलाती है कि जब उसने दोनों बच्चों को अपने बेटों की तरह स्वीकार किया था तब उसने ये बात क्यों नहीं कही। उधर जिंगज्यू न्यानान को बताती है कि वे परसों अपने घर वापस जाएंगी। ये सुनकर बच्ची अपने ग्रे रैबिट डॉल के बारे में पूछती है जो उसके पुराने बेड के पास रहता था। जिंगज्यू कहती है कि वो उसे ढूंढ लेगी। अगर वो नहीं मिला तो उसकी मैटरनल ग्रैंडमदर नया डॉल खरीद देगी। न्यानान नया डॉल नहीं चाहती। वो कहती है कि पुराने रैबिट को पता है उसका बेड कहाँ है। जिंगज्यू उससे वादा करती है कि वे उसी पुराने रैबिट को ढूंढकर उसके बेड पर वापस रखेंगे। 3 दिन पूरे होने पर जिंगज्यू प्रॉपर्टी और कम्युनिटी स्टाफ के साथ अपने घर पहुंचती है। जानमिंग बाहर ही उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसकी माँ ये सब सहन नहीं कर पाएगी और जिंगज्यू को ऊपर जाकर कॉन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहिए। जिंगज्यू जवाब देती है कि उसकी बेटी भी अपने कमरे से निकाला जाना सहन नहीं कर पाई थी। जानमिंग उससे कम उसकी इज्जत बचाने की रिक्वेस्ट करता है। जिंगज्यू कहती है कि इज्जत कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देता, इंसान अपने फैसलों से खुद बचाता है। स्टाफ सभी को बता देता है कि वे केवल मूव आउट विटनेस करने आए हैं और किसी पर्सनल आर्ग्यूमेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। जिंगज्यू कहती है कि वो भी केवल अपने घर और सामान की इन्वेंट्री करने आई है। घर में प्रवेश करते ही फेंगशा चिल्लाती है कि जिंगज्यू बाहरी लोगों को लेकर आने की हिम्मत कैसे कर सकती है। जिंगज्यू कहती है कि ये उसका घर है, इसलिए अपनी चीज़ें चेक करने से वो क्यों डरेगी। वो लिविंग रूम की मसाज चेयर, टी सेट और टीवी कैबिनेट पर रखे फ़ोटो फ्रेम्स की पहचान करती है। चुनमे कहती है कि उसने इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाया। जिंगज्यू इसके बाद न्यानान का पजल बॉक्स मांगती है। उसे बताया जाता है कि वो बच्चों के कमरे में है। जिंगज्यू उसे बाहर लाने को कहती है। फेंगशा टूटे हुए बॉक्स पर इतना ध्यान देने के लिए उसका मजाक उड़ाती है। जिंगज्यू कहती है कि बात बॉक्स की कीमत की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों ने किसी और की चीज़ को अपना मान लिया। इसके बाद वो न्यानान का ग्रे रैबिट डॉल मानती है। एक बच्चा डॉल पकड़े हुए कहता है कि ये उसका है। जिंगज्यू बताती है कि रैबिट न्यानान का है। चुनमे कहती है कि जियाबाओ को पुप बहुत पसंद है, इसलिए जिंगज्यू एक डॉल छोड़ सकती है। जिंगज्यू साफ मना कर देती है। बच्चा डॉल नहीं छोड़ना चाहता और रोने लगता है। फेंगशा तथा चुनमे जिंगज्यू पर बच्चे से टॉय छीनने का आरोप लगाती हैं। जिंगज्यू पूछती है कि जब उसकी बेटी का रूम, बेड और पजल छीना जा रहा था तब किसी को उसके बच्चा होने की याद क्यों नहीं आई। इसके बाद जिंगज्यू किचन का छोटा इलेक्ट्रिक कुकर और अपनी दूसरी चीज़ें भी वापस मांगती है। चुनमे कहती है कि वो कुकर इस्तेमाल नहीं करती थी। जिंगज्यू जवाब देती है कि किसी चीज़ का इस्तेमाल ना करने से उसकी ओनरशिप नहीं बदल जाती। फेंगशा एक मामूली पॉट तक ले जाने पर उसे बेशर्म कहती है। जिंगज्यू जवाब देती है कि अपनी चीज़ वापस लेना शर्म की बात नहीं है, चोरी करना शर्म की बात है। फेंगशा उसे बेरहम बताकर कहती है कि भविष्य में उसे कोई नहीं चाहेगा। जिंगज्यू कहती है कि वो कोई सामान नहीं है जिसे किसी के चाहने या ना चाहने से अपनी कीमत मिले। स्टाफ मूव आउट जल्दी पूरा करने को कहता है ताकि किसी तरह का फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट ना हो। फेंगशा जाते जाते जिंगज्यू को पछताने की धमकी देती है। जिंगज्यू कहती है कि ये वार्निंग बहुत देर से दी गई क्योंकि पछताने वाली बात वे लोग पहले ही कर चुके हैं। घर खाली होने के बाद जानमिंग जिंगज्यू से कहता है कि अब चुनमे और बाकी लोग चले गए हैं, इसलिए वो न्यानान के साथ वापस आ सकती है। जिंगज्यू कहती है कि वे वापस ज़रूर आएंगी, लेकिन उसके साथ नहीं। जानमिंग दावा करता है कि उसने आखिर उन्हें घर से निकलवा दिया। जिंगज्यू उसे सुधारते हुए कहती है कि उन्हें जानमिंग ने नहीं, एविडेंस और ऑफिशियल प्रोसेस ने बाहर निकाला है। वो लॉक्स बदलवा कर नई की लेती है। जानमिंग अपने लिए भी एक की मांगता है, लेकिन जिंगज्यू साफ मना कर देती है।
थोड़ी देर बाद जिंजू न्यानान को लेकर घर में प्रवेश करती है। बच्ची खुशी से कहती है कि वे सच में अपने घर वापस आ गई हैं। अपने कमरे में जाकर वो देखती है कि बेड अपनी जगह से हटा हुआ और टेढ़ा पड़ा है। जिंजू उसे समझाती है कि बेड को वापस रखा जा सकता है और गंदी हुई चीज़ों को साफ़ किया जा सकता है। ज़रूरी बात यह है कि अब उसका कमरा दोबारा सी का है। वो न्यानान से कहती है कि अगर भविष्य में कोई भी उससे अपना कमरा छोड़ने को कहे तो वो तुरंत अपनी माँ को बताए। न्यानान पूछती है कि क्या उसकी माँ ऐसे लोगों को बाहर निकाल देगी। जिंजू बिना हिचकिचाए कहती है कि हाँ, अब वो किसी को भी अपनी बेटी का अधिकार छीनने नहीं देगी। घर वापस मिलने के बाद जिंजू चेन जुआन से अगली प्रोसेस पे बात करती है। चेन बताता है कि अब मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डाइवोर्स और चाइल्ड कस्टडी की अरेंजमेंट्स तय करनी है। जिंजू कहती है कि वो इस प्रोसेस को और डिले नहीं करना चाहती। चेन उसे फॉर्मल मीडिएशन के लिए एप्लीकेशन देने और सभी एविडेंस रेडी रखने को कहता है। मौजूद रिकॉर्ड से साफ साबित होता है कि जियानमिंग ने पत्नी और बेटी के लिए मौजूद घर तथा रिसोर्सेज किसी दूसरे परिवार की तरफ ट्रांसफर करने की कोशिश की। चेन आसान भाषा में समझाता है कि जियानमिंग ने अपनी पत्नी और बेटी की जगह दूसरे लोगों को दे दी। वो एक और इम्पोर्टेंट बात बताता है, अगर चुनमेई अब भी अपने दोनों बच्चों की पूरी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जियानमिंग पे डालती रही तो इसका असर प्रॉपर्टी और सपोर्ट अरेंजमेंट्स पे पड़ेगा। जिंजू कहती है कि जियानमिंग उसकी बात नहीं सुनेगा। चेन जवाब देता है कि फिर उसे अपने डिसीजंस का दबाव खुद महसूस करने देना चाहिए। कुछ समय बाद जियानमिंग अपना सामान लेने घर आता है। वो जिंजू से अंदर बैठकर बात करने की परमिशन मांगता है। जिंजू उसे दरवाजे पर ही रोककर मना कर देती है। जियानमिंग पूछता है कि क्या उनके रिलेशनशिप को सच में यहाँ तक पहुँचना ज़रूरी था। जिंजू जवाब देती है कि ये रास्ता उसी ने चुना था। जियानमिंग कहता है कि जिंजू पहले इतनी ठंडी नहीं थी। जिंजू याद दिलाती है कि पहले कभी उसके पति ने अपने भाई के फ्यूनरल में उसे पत्नी की जगह छोड़ने के लिए भी नहीं कहा था। जियानमिंग कहता है कि उसे पछतावा है। फिर अगले ही पल वो अपनी माँ और चुनमेई की परेशानी बताने लगता है। वो कहता है कि पुराने घर में चुनमेई और उसके बच्चों को सेटल करना मुश्किल हो रहा है और उसकी माँ उसे लगातार प्रेशर दे रही है। जिंजू उसकी बात सुनकर समझ जाती है कि उसे चुनमेई और बच्चों को चुनने का पछतावा नहीं है। उसे केवल इस बात का पछतावा है कि अब जिंजू उसे दोनों तरफ फ़ायदा उठाने नहीं दे रही। वो जियानमिंग को बताती है कि मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिएशन का नोटिस जल्द ही उसे मिल जाएगा। उधर चुनमेई एक रिटन एग्रीमेंट लेकर जियानमिंग के सामने रखती है। उसमें जिया चैंग और जिया बाओ के मंथली लिविंग एक्सपेंसेस, ट्रेनिंग फ़ीस और मेडिकल रिजर्व फंड तक का पूरा हिसाब लिखा होता है। जियानमिंग रकम देखकर कहता है कि ये बहुत ज़्यादा है। चुनमेई और फेंगशा समझाती हैं कि दोनों बच्चे उसे आगे चलकर पिता कहेंगे, इसलिए उसकी जिम्मेदारी केवल शब्दों तक सीमित नहीं रह सकती। फेंगशा कहती है कि लड़के हैं इसलिए उनका ज़्यादा खर्च होना नॉर्मल है। जियानमिंग याद दिलाता है कि डिवोर्स के फेंगशा फिर वही पुरानी सोच दोहराती है कि एक लड़की कितना खर्च कर सकती है। इस बार जियानमिंग उसे न्यानान के बारे में ऐसी बात करना बंद करने को कहता है। फेंगशा ताना मारती है कि अब उसे अचानक बेटी की याद आने लगी है। चुनमेई दबाव बढ़ाते हुए कहती है कि अगर वो एग्रीमेंट साइन नहीं करेगा और बाद में उसके बच्चों को प्रॉब्लम हुई तो लोगों को बताया जाएगा कि उनके अपने अंकल ने उन्हें छोड़ दिया। इसी दौरान शाओये अपनी माँ की तरफ से फल देने के बहाने लियांग फैमिली के घर पहुँचती है। फेंगशा उसे पूछती है कि वो इस समय क्यों आई है। शाओये कहती है कि वो पास से गुजर रही थी इसलिए फल देने चली आई। वो चुनमेई के हाथ में जेड ब्रेसलेट देखकर उसकी तारीफ़ करती है। चुनमेई गर्व से बताती है कि ब्रेसलेट उसे फेंगशा ने दी है। शाओये कहती है कि इससे साफ है कि उसकी आंट चुनमेई को सच में अपने परिवार का हिस्सा मानती है। बातों के दौरान शाओये सपोर्ट एग्रीमेंट और वहाँ हो रही बातचीत की फ़ोटोज़ ले लेती है ताकि जिंजू को दिखा सके कि चुनमेई किस तरह जियानमिंग से बच्चों के खर्च की लिखित जिम्मेदारी मांग रही है। शाओये सारी फ़ोटोज़ जिंजू को भेज देती है। वो बताती है कि चुनमेई ने जियानमिंग के सामने एक्सपेंसेस का एग्रीमेंट रखकर उस पर साइन करने का दबाव बनाया। जिंजू फिर उसे याद दिलाती है कि आगे फ़ोटोज़ लेने के लिए ज़्यादा करीब जाकर खुद को रिस्क में ना डाले। शाओये कहती है कि उसे अब लगने लगा है कि चुनमेई जितनी बेबस दिखाई देती है वास्तव में उतनी है नहीं। इसके बाद वो एक पुरानी बात बताती है। उसकी माँ ने कभी कहा था कि चुनमेई की शादी और प्रेगनेंसी के महीनों का हिसाब ठीक नहीं बैठता था। जिंजू उससे पूछती है कि कौन सा मंथ गलत था। शाओये के पास एग्जैक्ट जानकारी नहीं होती। जिंजू उसे सीधे किसी से सवाल करने से रोकती है। वो कहती है कि पहले पब्लिकली मौजूद पुराने फ़ोटोज़ और डेट्स ढूंढे जाएं। किसी प्राइवेट जगह घुसकर या खतरा लेकर एविडेंस इकट्ठा नहीं करना है। जिंजू सपोर्ट एग्रीमेंट की फ़ोटोज़ चेन जुआन को दिखाती है। चेन कहता है कि ये डॉक्यूमेंट बहुत यूज़फुल है।
इससे साबित होता है कि जियानमिंग अभी भी अपने रिसोर्सेज चुनमे और उसके बच्चों की तरफ ट्रांसफर कर रहा है। इसके अलावा ये भी साफ है कि चुनमे केवल मजबूरी में हेल्प स्वीकार नहीं कर रही, वो खुद एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाकर एक्टिवली फाइनेंशियल सपोर्ट मांग रही है। जिनज्यू समझ जाती है कि चुनमे को केवल बड़ी बहू का टाइटल नहीं चाहिए था, वो आने वाले कई वर्षों के खर्च की गारंटी भी चाहती थी। जियानमिंग के साइन की कंफर्मेशन मिलने पर चेन पूछता है कि क्या जिनज्यू को पछतावा है। जिनज्यू कहती है कि उसे पछतावा नहीं है, बस उसे लगता है कि वो बहुत देर से जागी। चेन उसे भरोसा दिलाता है कि अभी देर नहीं हुई और मौजूद एविडेंस मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिएशन के लिए पर्याप्त है। जिनज्यू उससे ऑफिशियल नोटिफिकेशन भेजने को कहती है। डिवोर्स मीडिएशन की खबर लियांग फैमिली तक पहुंचती है। फेंगशिया तुरंत कहती है कि न्यानान अकेली लड़की है, इसलिए उसका चाइल्ड सपोर्ट कम रखा जाना चाहिए। चुनमे भी पूछती है कि अगर जियानमिंग अपनी बेटी को हर महीने ज्यादा पैसा देगा तो जिया चेंग और जिया बाओ का क्या होगा। जियानमिंग पहली बार उन्हें साफ याद दिलाता है कि न्यानान उसकी बायोलॉजिकल डॉटर है। चुनमे बात बदल कर कहती है कि उसका वो मतलब नहीं था। फेंगशिया चुनमे का साथ देते हुए कहती है कि जियानमिंग को भविष्य में 2 बेटों को पालना है, इसलिए पैसा सोच समझ कर खर्च करना होगा। जियानमिंग कहता है कि वे दोनों उसके नेफ्यूज हैं। फेंगशिया जवाब देती है कि जब वे उसे पिता कहेंगे तो वो केवल अंकल नहीं रहेगा। दोनों तरफ से अलग अलग जिम्मेदारियों के बीच फंसा जियानमिंग पूछता है कि आखिर वे उसे क्या बनाना चाहती हैं। फेंगशिया उसके चेहरे से समझ जाती है कि उसे अपने डिसीजन पर पछतावा हो रहा है। कुछ समय बाद शियाओ युए को एक कैबिनेट के नीचे चुनमे का पुराना फोटो एल्बम मिलता है। वो एल्बम देखकर चुनमे से पूछती है कि क्या ये उसी का है। चुनमे घबराकर कहती है कि ये उसकी प्राइवेट चीजें हैं और किसी को उन्हें देखने का अधिकार नहीं है। शियाओ युए पूछती है कि वो इतना नर्वस क्यों हो रही है। चुनमे एल्बम छीनकर उसे दूसरे की चीजों में हाथ ना डालने को कहती है। वो शियाओ युए से कहती है कि उसने कुछ नहीं देखा। शियाओ युए जवाब देती है कि उसने अभी बताया भी नहीं कि उसने क्या देखा है। बाद में शियाओ युए जिनज्यू को बताती है कि उसने कोई फोटो चोरी नहीं की, लेकिन एल्बम में दिख रही तारीख जानहाओ की वेडिंग से 7 महीने से ज्यादा पहले की थी। जिया चेंग की करंट एज और चुनमे की शादी के थोड़े ही समय बाद उसका जन्म होने की बात आपस में मेल नहीं खाती। जिनज्यू उससे उस साल के फुल मून सेलिब्रेशन की पब्लिकली शेयर्ड फोटोज ढूंढने को कहती है। पुराने रिलेटिव्स ग्रुप में ऐसी फोटोज मौजूद हो सकती हैं। वो दोबारा चेतावनी देती है कि केवल पब्लिक मटेरियल देखना है और कोई रिस्क नहीं लेना है। मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिएशन में डिवोर्स, न्यानन की कस्टडी और एक्सपेंसेस पर चर्चा शुरू होती है। जियानमिंग सबसे पहले कहता है कि वो डिवोर्स के लिए तैयार नहीं है। जिनज्यू पूछती है कि वो डिवोर्स इसलिए नहीं चाहता क्योंकि अब भी उससे प्यार करता है या इसलिए कि उसके पीछे छोड़ी हुई प्रॉब्लम संभालने वाला कोई नहीं बचा। जियानमिंग कहता है कि उसे अपनी गलती समझ आ गई है। जिनज्यू उससे एग्जैक्ट गलती पूछती है। जियानमिंग कहता है कि उसे चुनमे को घर में नहीं लाना चाहिए था और न्यानान को तकलीफ नहीं होने देनी चाहिए थी। जिनज्यू पूछती है कि इसके अलावा क्या। जियानमिंग फिर जवाब नहीं दे पाता। तभी जिनज्यू चुनमे के बच्चों के खर्च वाला साइंड एग्रीमेंट सामने रख देती है। जियानमिंग हैरान होकर पूछता है कि ये उसके पास कैसे आया। जिनज्यू कहती है कि अगर वे अपने लिखे हुए वर्ड से डर रहे हैं तो उन्हें वो एग्रीमेंट साइन ही नहीं करना चाहिए था। स्टाफ जियानमिंग से पूछता है कि क्या उसने अपनी इच्छा से डॉक्यूमेंट पर साइन किया था। जियानमिंग हाँ कहता है, लेकिन इसे प्राइवेट फैमिली डिस्कशन बताता है। जिनज्यू कहती है कि अपनी बेटी को दी जाने वाली जिम्मेदारी 2 नेफ्यूज और उनकी माँ को देना केवल प्राइवेट बात नहीं है। फेंगशिया फिर जियानहाओ की मृत्यु का नाम लेकर कहती है कि क्या फादरलेस बच्चों की मदद करना गलत है। जिनज्यू पूछती है कि ये मदद है या उनका पिता बन जाना। फेंगशिया उस पर चुनमे और बच्चों से कंपटीशन करने का आरोप लगाती है। जिनज्यू जवाब देती है कि कंपटीशन तब शुरू हुआ जब उन लोगों ने उसकी हर कंसेशन को अपना अधिकार समझ लिया। फेंगशिया उसे जहरीली बातें करने वाली कहती है। जिनज्यू याद दिलाती है कि न्यानान को लड़की होने के कारण कम जरूरी बताने वाली बातें ज्यादा जहरीली थीं। स्टाफ दोनों पक्षों को इमोशनल अटैक्स बंद करके न्यानान के हित पर बात करने को कहता है। जियानमिंग फिर कहता है कि वो न्यानान को पैसे देगा। जिनज्यू उसे रोक कर कहती है कि न्यानान कोई खर्च की लिस्ट नहीं, उसकी अपनी बेटी है। मीडिएशन के बाद चुनमे जिनज्यू से बात करने आती है। जिनज्यू उसे सिस्टर इन लॉ कहने से मना कर देती है। नमे कहती है कि उसे पता है जिनज्यू से नफरत करती है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जिनज्यू उसकी मजबूरी का पूरा हिसाब गिनाती है। वो उसके घर में गई, उसका एप्रन इस्तेमाल किया, उसके बेडरूम में रही और उसके पति से अपने बच्चों का सपोर्ट एग्रीमेंट साइन करवाया। ये सब केवल मजबूरी में की गई मदद नहीं थी। चुनमे पहली बार खुलकर कहती है कि वो अकेली 2 बच्चों को पाल रही है। अगर वो अपने फ्यूचर के लिए कुछ पकड़ कर नहीं रखती तो आगे कैसे जीती। वो जिनज्यू से कहती है कि उसके पास माता पिता, घर और बेटी है, जबकि चुनमे के पास केवल 2 बच्चे हैं। जिनज्यू कहती है कि वो अब भी पूरी सच्चाई नहीं बता रही। वो चुनमे को चेतावनी देती है कि उसे उसके पुराने मामलों की जांच करने पर मजबूर न करे। जिनज्यू की बात सुनकर चुनमे के चेहरे पर घबराहट आ जाती है, क्योंकि उसे अंदाजा हो जाता है कि पुराने डेट्स पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं।
घर लौटकर चुनमे और जियानमिंग में सपोर्ट एग्रीमेंट को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। जियानमिंग कहता है कि वो बच्चों की मदद कर सकता है, लेकिन चुनमे अब केवल मदद नहीं मांग रही, वो उससे पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी लिखित में लेना चाहती है। चुनमे पूछती है कि अब जियानमिंग क्या करना चाहता है, उन्हें बाहर निकालकर जिंगजू से माफी मांगना। जियानमिंग पहले इनकार करता है। चुनमे कहती है कि मीडिएशन में जिंगजू को जिस तरह देख रहा था उससे उसका रिग्रेट साफ दिखाई दे रहा था। आखिर जियानमिंग स्वीकार करता है कि उसे सच में पछतावा है। चुनमे उसे याद दिलाती है कि फेंगशिया उसे घर में लेकर आई थी और जियानमिंग ने ही बच्चों को एक पूरा घर देने का वादा किया था। अब जिंगजू ने उसे छोड़ दिया है तो वो सारी गलती चुनमे पर डाल रहा है। जियानमिंग उसे जिंगजू का नाम बीच में ना लाने को कहता है। चुनमे जवाब देती है कि अगर वो जिंगजू को छोड़ नहीं सकता था तो फ्यूनरल में ही अपनी माँ के सामने खड़ा हो जाना चाहिए था। दोनों की आवाज सुनकर फेंगशिया वहाँ आ जाती है। चुनमे रोकर कहती है कि जियानमिंग अब उनकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। जियानमिंग समझाता है कि उसने मदद से इनकार नहीं किया, केवल इतनी बड़ी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर सवाल उठाया है। फेंगशिया कहती है कि दोनों बच्चे उसे अंकल कहते हैं, इसलिए उन्हें कुछ पैसे देने में क्या प्रॉब्लम है। जियानमिंग बताता है कि उसे न्यानान की जिम्मेदारी भी निभानी है। फेंगशिया फिर न्यानान को लड़की बताकर कहती है कि एक बेटी के कारण वो 2 बेटों को खो रहा है। इस बार जियानमिंग साफ कह देता है कि जियाजेंग और जियाबाओ उसके बेटे नहीं हैं। फेंगशिया कहती है कि अभी नहीं है, लेकिन आगे बन जाएंगे। जियानमिंग दोबारा स्पष्ट शब्दों में कहता है कि वो उनका पिता नहीं है और भविष्य में भी नहीं बनेगा। शाओयुए आखिर पुराने रिलेटिव्स ग्रुप से जियाजेंग के फुल मून सेलिब्रेशन की डेट ढूंढ लेती है। वो एविडेंस जिंगजू को भेजती है। डेट्स देखकर जिंगजू को भी साफ लगता है कि शादी और बच्चे के जन्म की टाइमलाइन ठीक नहीं है। वो शाओयुए से इस जानकारी का किसी के सामने जिक्र न करने को कहती है। जिंगजू नहीं चाहती कि कोई उस पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाए। वो चाहती है कि जियानमिंग खुद डेट्स देखे, खुद शक करे और चुनमे से अपने सवाल पूछे। जिंगजू फोटोज़ और डेट्स चेन युआन को दिखाती है। चेन बताता है कि ये टाइमलाइन में डाउट पैदा करने के लिए यूज़फुल है, लेकिन केवल फ़ोटोज़ देखकर बच्चों की पैटर्निटी पर फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। जिंगजू कहती है कि वो खुद कोई कंक्लूजन घोषित नहीं करना चाहती, वो केवल चाहती है कि जियानमिंग अपनी आंखों से डेट्स देखकर सवाल करे। चेन उसे एविडेंस गैदरिंग की बाउंड्रीज याद दिलाता है और किसी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन के लिए गलत तरीका इस्तेमाल ना करने को कहता है। जिंगजू जवाब देती है कि उसे कोई सीमा पार करने की ज़रूरत नहीं है। लियांग फैमिली के अंदर जियानमिंग का शक बढ़ चुका है और चुनमे उससे भी ज़्यादा घबराई हुई है। फुल मून सेलिब्रेशन की डेट जियानमिंग तक पहुंच जाती है। वो फ़ोटो सामने रखकर चुनमे से पूछता है कि क्या जियाजेंग का फुल मून सेलिब्रेशन इसी दिन हुआ था। चुनमे पहले कहती है कि इतने साल पुरानी डेट उसे ठीक से याद नहीं। जियानमिंग हिसाब दिखाता है कि उनकी वेडिंग के 2 महीने से भी कम समय बाद बच्चे का फुल मून सेलिब्रेशन हुआ था। चुनमे इसे प्री मैच्योर बर्थ बताती है। जियानमिंग पूछता है कि प्री मैच्योर बच्चे का सेलिब्रेशन इतने बड़े तरीके से कैसे किया गया। चुनमे गुस्से में आरोप लगाती है कि जियानमिंग और जिंगजू मिलकर उसे दबाना चाहते हैं। जियानमिंग कहता है कि उसे केवल सच जानना है। चुनमे फिर जियानहाओ की मृत्यु और विडो होने की बात उठाकर कहती है कि अब लियांग फैमिली उन्हें बाहर धकेलना चाहती है। फेंगशिया भी फ़ोटो देखकर चुनमे से सीधा सवाल करती है, क्या जियाजेंग सच में जियाहाओ का बच्चा है। चुनमे दुखी होने का अभिनय करके पूछती है कि क्या अब फेंगशिया भी उस पर शक कर रही है। वो कहती है कि अगर बच्चा जियाहाओ का नहीं होता तो वो लियांग फैमिली में विवाह कैसे कर सकती थी। फेंगशिया फिर फोटो का जवाब मांगती है। चुनमे प्री मैच्योर बर्थ वाली बात दोहराती है। फेंगशिया चेतावनी देती है कि वो उससे झूठ ना बोले। इस पर चुनमे पुराने वादे याद दिलाती है। वो पूछती है कि किसने उससे दोनों बच्चों को फैमिली में रखने की विनती की थी और किसने कहा था कि अगर वो दूसरी शादी नहीं करेगी तो लियांग फैमिली ज़िंदगी भर उसका ध्यान रखेगी। चुनमे कहती है कि उसने इतने वर्षों तक जियानहाओ और लियांग फैमिली का साथ निभाया। अब केवल एक डाउट के कारण उसे बच्चों के साथ बाहर नहीं निकाला जा सकता। जियानमिंग कहता है कि उसे साफ जांच चाहिए। फेंगशिया बदनामी के डर से उसे रोकती है। वो कहती है कि बात बाहर गई तो लियांग फैमिली का मजाक बनेगा। जियानमिंग जवाब देता है कि फैमिली की पहले ही बहुत बदनामी हो चुकी है, अब उसे जानना है कि उसने अपना घर और पैसा आखिर किन बच्चों के लिए खोया। वहीं न्यानान अपनी माँ के पास आकर पूछती है कि क्या कोई बच्चा अपनी माँ का सरनेम ले सकता है। जिंगजू उससे पूछती है कि क्या वो खुद ऐसा चाहती है। न्यानान कहती है कि वो तोंग न्यानान कहलाना चाहती है, वही तोंग जो उसकी माँ के नाम में है। जिंगजू कहती है कि बाकी प्रोसेस पूरी होने के बाद वो सरनेम चेंज के लिए एप्लीकेशन दे देगी। न्यानान पूछती है कि क्या उसके पिता ये सुनकर नाराज़ होंगे। जिंगजू से समझाती है कि उसके पिता की फीलिंग्स अडल्ट्स का मैटर है।
न्यानान का नाम ऐसा होना चाहिए जिसे सुनकर उसे खुद शांति और सुरक्षा महसूस हो। पैटर्निटी चेक की तैयारी होने पर चुनमे जियानमिंग को रोकने की आखिरी कोशिश करती है। वो कहती है कि अगर वो आज जांच करवाने गया तो उनके बीच सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जियानमिंग जवाब देता है कि अगर बच्चों की पैटर्निटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ भी ख़त्म नहीं होगा। चुनमे कहती है कि इसका मतलब वो उस पर विश्वास नहीं करता। जियानमिंग मानता है कि अब उसे किसी पर विश्वास नहीं रहा। में फेंगशा से उसे रोकने को कहती है, मगर फेंगशा इस बार सच सामने आने को बेहतर बताती है। उसकी सोच है कि रिजल्ट ठीक आया तो जिंगजू हमेशा के लिए चुप हो जाएगी। रिजल्ट देखने से पहले चुनमे जियानमिंग से रुक जाने की रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है कि बच्चे ये बात सहन नहीं कर पाएंगे। जियानमिंग पूछता है कि सच में बच्चे इसे सहन नहीं कर पाएंगे या चुनमे खुद रिजल्ट से डर रही है। चुनमे चेतावनी देती है कि सच देखने के बाद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। जियानमिंग जवाब देता है कि उसके लिए वापस लौटने का रास्ता पहले ही बंद हो चुका है। पहला रिजल्ट खुलता है और पता चलता है कि जिया चेंग जानाओ का बायोलॉजिकल बेटा नहीं है। फेंगशा रह जाती है। वो जियाबाओ के बारे में पूछती है। दूसरा रिजल्ट भी नेगेटिव आता है। दोनों में से कोई बच्चा जानहाओ का नहीं है। चुनमे बार बार कहती है कि ये इम्पॉसिबल है। आखिर वो मानती है कि जब उसने लियांग फैमिली में विवाह किया तब उसने पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। उसका कहना है कि उस समय उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जियानमिंग गुस्से में पूछता है कि उसकी अपनी पत्नी और बेटी का क्या। उसने इन बच्चों के लिए न्यानान को उसके कमरे से निकाल दिया और जिंगजू को घर छोड़ने पर मजबूर किया। चुनमे जवाब देती है कि उसे घर में लाने वाली फेंगशा थी और बच्चों को संभालने का वादा जियानमिंग ने किया था, इसलिए अब सारी गलती अकेले उसकी नहीं हो सकती। जियानमिंग अपनी माँ से पूछता है कि उसे सच में लियांग फैमिली का वंश चाहिए था या वो केवल जिंगजू को हराना चाहती थी। फ्यूनरल में उसने जिंगजू से जगह छोड़ने की भीख मांगी, लेकिन कभी ये जांच नहीं की कि जिन बच्चों के लिए वो फैमिली तोड़ रही है वे वास्तव में लियांग फैमिली के हैं भी या नहीं। फेंगशिया गुस्से में सबको चुप होने को कहती है। चुनमे भी साफ कर देती है कि फेंगशिया के सपोर्ट और जियानमिंग की सहमति के बिना वो उस घर में कदम तक नहीं रख सकती थी। यानी हर व्यक्ति ने अपने मतलब के लिए उस झूठ को स्वीकार किया था। श्याओ युए जिंगजू को फोन करके बताती है कि पैटर्निटी रिजल्ट्स आ चुके हैं और दोनों में से कोई भी बच्चा जानहाओ का नहीं है। पुराने घर में इस बात को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है और उसकी आंट फेंगशिया गुस्से से बेकाबू है। श्याओ युए जिंगजू से पूछती है कि क्या अब उसे खुशी हो रही है। जिंगजू कहती है कि वो खुश नहीं हो सकती, उसे केवल पूरी सिचुएशन हास्यास्पद लग रही है। श्याओ युए कहती है कि उन लोगों को अपने किए की सजा मिली है। जिंगजू मानती है कि वे ये परिणाम डिजर्व करते हैं, लेकिन वो साथ ही कहती है कि लियांग फैमिली को सजा मिलने से वो अपमान और दर्द खत्म नहीं हो जाता जो उसने और न्याना ने सहा था। फाइनल मीडिएशन में मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रॉपर्टी और चाइल्ड कस्टडी की कंफर्मेशन आगे बढ़ती है। इस बार जियानमिंग डिवोर्स के लिए सहमत हो जाता है। फेंगशिया उसका नाम लेकर उसे रोकना चाहती है, लेकिन जियानमिंग अपनी माँ से चुप रहने को कहता है। स्टाफ कंफर्म करता है कि न्यानान की कस्टडी जिंगजू के पास रहेगी। जिंगजू इस अरेंजमेंट के लिए हाँ कहती है। जियानमिंग से भी उसकी एग्रीमेंट पूछी जाती है और वो इसे स्वीकार कर लेता है। चाइल्ड सपोर्ट की रकम कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट में साफ लिखी जाएगी। एजुकेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस का आधा हिस्सा अलग से जियानमिंग को देना होगा। वो इस बात के लिए भी सहमत हो जाता है। फेंगशा फिर पूछ बैठती है कि एक लड़की को इतने पैसे की क्या जरूरत है। इस बार जियानमिंग गुस्से में कहता है कि क्या उसने अभी तक पर्याप्त नहीं कहा। वो अपनी माँ को आगे बोलने से रोक देता है। हाउस आगे जिंगजू और न्यानान के रेजिडेंस तथा मैनेजमेंट में रहेगा। जियानमिंग को आगे की प्रॉपर्टी प्रोसीजर में कोऑपरेट करना होगा। जॉइंट सेविंग्स को लिस्ट के अनुसार बांटा जाएगा। फेंगशा हैरान होती है कि जिंगजू को सच में घर मिल गया। जियानमिंग कहता है कि वो घर शुरू से जिंगजू और न्यानान का था। उससे पूछा जाता है कि वो खुद कहाँ रहेगा तो वो अपनी व्यवस्था स्वयं करने की बात कहता है। चुनमे तुरंत पूछती है कि उसका और दोनों बच्चों का क्या होगा। जियानमिंग उसे भी अपना रास्ता स्वयं ढूंढने को कहता है। चुनमे आरोप लगाती है कि जियानमिंग उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसने उसके लिए बहुत कुछ खोया है। जियानमिंग जवाब देता है कि उसने अपने गलत डिसीजन से नुकसान उठाया है, इसलिए उसका दोष वो किसी और पर नहीं डाल सकती। चुनमे गुस्से में कहती है कि लियांग फैमिली को वंश भी चाहिए था और अच्छी रेपुटेशन भी। आखिर में फैमिली की इज्जत बचाने का पूरा दोष अकेले उसके सिर डाल दिया गया। स्टाफ सभी को ऑर्डर बनाए रखने और फाइनल टर्म्स पर वापस आने को कहता है। मीडिएशन के बाद जियानमिंग अकेले जिंगजू से कहता है कि अब उसे समझ आया है कि वो कितना गलत था। जिंगजू जवाब देती है कि उसे अपनी गलती आज पता नहीं चली। फ़र्क केवल इतना है कि अब वो उसकी कीमत चुका रहा है। जियानमिंग पूछता है कि क्या वो भविष्य में न्यानान से मिल सकेगा।
जिंगजू कंफर्मेशन टर्म्स याद दिलाती है। उसे पहले कांटेक्ट करके विजिट कंफर्म करनी होगी। वो बिना परमिशन स्कूल जाकर बच्ची से नहीं मिल सकता। जिंगजू एक और कंडीशन रखती है कि फेंगशिया को न्यानान के पास नहीं लाया जाएगा। जानमिंग इसे स्वीकार कर लेता है। वो दुखी होकर पूछता है कि क्या उनका रिलेशनशिप सच में कभी वापस नहीं आ सकता। जिंगजू कहती है कि जिस दिन उसने अपनी पत्नी और बेटी को बाहर धकेला था, उसी दिन वो दरवाज़ा बंद हो गया था। अब उसे दोबारा खोलना पॉसिबल नहीं है। उधर फेंगशिया चुनमे से जेड ब्रेसलेट वापस मांगती है। चुनमे याद दिलाती है कि ब्रेसलेट उसे खुद फेंगशिया ने दी थी। फेंगशिया कहती है कि उसने ये सम्मानित बड़ी बहू के लिए दी थी, किसी धोखा देने वाली औरत के लिए नहीं। चुनमे पूछती है कि क्या उसने कभी जिंजू को अपनी बड़ी बहू माना था। वो साफ कहती है कि फेंगशिया ने ब्रेसलेट उसे अपनाने के लिए नहीं बल्कि जिंजू को नीचा दिखाने के लिए पहनाई थी। फेंगशिया उस पर अपने ग्रैंडसन्स के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाती है। चुनमे जवाब देती है कि जब फेंगशिया ने जिंजू से झूठ बोला और उसका घर छीनने की कोशिश की, तब उसके अपने हाथ भी साफ नहीं थे। वो जानमिंग से भी विक्टिम बनने का नाटक बंद करने को कहती है। अगर उसके मन में बेटे की चाह ना होती तो फेंगशिया के रोने भर से वो अपनी पत्नी के खिलाफ खड़ा नहीं होता। उसे घर से निकलने को कहती है। चुनमे कहती है कि वो जा रही है, लेकिन कोई खुद को निर्दोष न समझे। जाते समय वो ब्रेसलेट के लिए कहती है कि जिसे भी ये मिला उसके जीवन में दुर्भाग्य ही आया। दोनों बच्चे पूछते हैं कि अब वे कहाँ जाएंगे। चुनमे उन्हें अपने पुराने ठिकाने पर वापस ले जाने की बात करती है। जियानमिंग कहता है कि बच्चों के लिए जियानहाओ द्वारा छोड़ी गई रकम और अपनी पहले से स्वीकार की गई ज़रूरी ऑब्लिगेशन के अनुसार ही पैसे देगा। इसके बाद वे उससे और कुछ न मांगे। चुनमे ताना मारती है कि अब वो बहुत साफ हिसाब करने लगा है। जियानमिंग कहता है कि आगे से सभी को एक दूसरे के साथ साफ हिसाब ही रखना होगा। चुनमे के जाने के बाद फेंगशिया कहती है कि उसने इतने समय तक फैमिली और उसके वंश की रक्षा करने की कोशिश की। जियानमिंग पूछता है कि उसने वास्तव में क्या बचाया। अब साफ हो चुका है कि जिस चीज़ को वो फैमिली की सुरक्षा समझ रही थी, वो केवल उसकी अपनी जिद और ऑब्सेशन थी। उसी ऑब्सेशन के कारण घर, मैरिज और ग्रैंड डॉटर सभी उससे दूर हो गए। जिंगजू को शिया ओयुए से खबर मिलती है कि चुनमे दोनों बच्चों के साथ चली गई है। उसके माता पिता कहते हैं कि अब उसकी मदर इन लॉ शायद शांत हो जाएगी। जिंगजू जवाब देती है कि फेंगशिया शांत रहे या फिर हंगामा करे, अब उसका उनकी जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। न्यानान ये बात सुनकर अपनी माँ से कंफर्म करती है कि चुनमे और दोनों बच्चे अब उनके घर में नहीं रहेंगे। जिंगजू हाँ कहती है। बच्ची पूछती है कि क्या दादी भी वहाँ रहने नहीं आएंगी। जिंगजू उसे भरोसा दिलाती है कि वो भी नहीं आएगी। न्यानान खुश होकर पूछती है कि क्या उसका बेड वापस कमरे में अपनी पुरानी जगह रखा जा सकता है। जिंगजू मुस्कुराकर उसे अनुमति दे देती है। दोनों पक्षों के फाइनल टर्म्स लिखित रूप में कंफर्म किए जाते हैं। हाउस आगे जिंगजू और न्यानान के रेसिडेंस तथा मैनेजमेंट में रहेगा। जियानमिंग हर महीने चाइल्ड सपोर्ट देगा। वो न्यानान को बिना परमिशन कहीं नहीं ले जा सकता। हर विजिट से पहले जिंगजू से कम्युनिकेशन और कंफर्मेशन ज़रूरी होगी। दोनों पक्ष इन टर्म्स को स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद न्यानान का सरनेम बदलने की बात सामने आती है। जिंगजू बताती है कि ये इच्छा किसी एडल्ट ने उस पर नहीं डाली, बच्ची ने स्वयं टैंग सरनेम लेने को कहा है। कोई कहता है कि वो केवल 5 साल की है। जवाब मिलता है कि 5 साल की उम्र में भी वो समझ चुकी है कि उसकी रक्षा किसने की। जिंगजू कहती है कि प्रोसेस अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उसे न्यानान के सरनेम चेंज एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। उससे पूछा जाता है कि क्या साथ चलने की ज़रूरत है। जिंगजू कहती है कि वो अपनी बेटी के साथ खुद जाएगी। उसे सलाह दी जाती है कि लैंग फैमिली दोबारा परेशान करे तो हर घटना का रिकॉर्ड रखे और ज़रूरत पड़ने पर कम्युनिटी पर्सनल से संपर्क करे। जिंगजू बताती है कि वो आगे अपनी बाउंड्रीज़ को लेकर लापरवाह नहीं होगी। घर पर जिंगजू की तारीफ करते हुए कहा जाता है कि उसने बहुत अच्छा किया। जिंगजू जवाब देती है कि उसने कोई बड़ी जीत हासिल नहीं की, वो केवल पहली बार पीछे नहीं हटी। न्यानआन अपने मैटरनल ग्रैंडफादर से पूछती है कि सरनेम प्रोसेस पूरा होने के बाद वो उनके फैमिली नेम से जुड़ जाएगी। उसे बताया जाता है कि डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होने के बाद वो अपनी माँ का सरनेम ले सकेगी और मैटरनल फैमिली के साथ उसी नाम से जुड़ी रहेगी। ब्रेल स्कोर न्यानआन पूछती है कि क्या उसके पिता को दुख होगा। जिंगजू समझाती है कि उनके पिता के पास अपने डिसीजंस का अपना दुख होगा, लेकिन एडल्ट्स की गलतियों की कीमत न्यानआन को अपने मन की शांति बदलकर नहीं चुकानी चाहिए। बच्ची दोबारा कहती है कि उसे टंग न्यानआन नाम पसंद है। उसके परिवार के लोग उसकी चॉइस स्वीकार कर लेते हैं।
दूसरी तरफ जियानमिंग अपनी माँ को कुछ खाने के लिए कहता है, लेकिन फेंगशा मना कर देती है। वो रोते हुए पूछती है कि उसने पूरी जिंदगी किस चीज़ के लिए संघर्ष किया। उसे ग्रैंडसन्स और फैमिली लाइन की तस्वीर दिखाई देती रही, लेकिन आखिर में कुछ भी उसके पास नहीं बचा। जियानमिंग कहता है कि उसकी बनाई हुई तस्वीर शुरू से गलत थी। फेंगशा पूछती है कि क्या वो हर बात के लिए केवल उसे दोष देता है। जियानमिंग मानता है कि वो खुद भी उतना ही जिम्मेदार है। फेंगशा कहती है कि जिंगजियो घर ले गई, बच्ची ले गई और चुनमेई भी भाग गई। जियानमिंग उसे सुधारता है कि जिंगजियो ने कुछ छीन कर नहीं लिया, उसने केवल अपना घर और अपनी बेटी वापस ली है। फेंगशा को अब भी फैमिली लाइन खत्म होने का डर है। जियानमिंग कहता है कि लियांग फैमिली किसी दूसरे बच्चे का कमरा और अधिकार लूटकर अपना वंश आगे नहीं बढ़ा सकती। जिंगजियो और नियानान अपने घर में पजल दोबारा जोड़ने बैठती हैं। नियानान देखती है कि उसका एक पीस गायब है। जिंगजियो कहती है कि अगर पीस नहीं मिल रहा तो उस जगह को खाली छोड़ा जा सकता है। नियानान को खाली गैप अच्छा नहीं लगता। जिंगजियो उसे समझाती है कि कुछ खाली जगहें इंसान को याद दिलाती हैं कि आगे उसे अपनी चीज़ों और अपने अधिकारों को ज़्यादा ध्यान से संभालना है। नियानान फिर उस गैप को अपने तरीके से भर देती है। वो माँ से पूछती है कि क्या वो भविष्य में भी रोएगी। जिंगजियो सच बोलते हुए कहती है कि शायद कभी कभी रोएगी, लेकिन अब वे इसलिए नहीं रोएंगी कि दूसरे लोग उन्हें अपना फैमिली नहीं मानते। नियानान कहती है कि फिर वे दोनों एक दूसरे को अपना फैमिली मानेंगी। जिंगजियो उसकी बात स्वीकार करती है। अब माँ बेटी को अपने रिश्ते की वैल्यू किसी दूसरे की मंजूरी से तय नहीं करनी है। इसके बाद नियानान पुरानी चीजों के बारे में पूछती है कि क्या उन्हें फेंक देना चाहिए। जिंगजियो कहती है कि उन्हें संभाल कर रखा जाएगा। ये चीज़ें उसे याद दिलाएंगी कि फ्यूचर में उसे खुद की और अपनी बेटी की प्रोटेक्शन करना कभी नहीं भूलना है। इसके बाद पुरानी परेशान करने वाली चीज़ों को बार बार ना देखने की बात होती है, क्योंकि उन्हें देखकर मन खराब हो जाता है। जवाब मिलता है कि अब उन्हें पहले की तरह बार बार नहीं देखा जाएगा। सारी बातों के ख़त्म होने के बाद मन में पहले से ज़्यादा राहत महसूस होने लगती है। सरफेम एप्लीकेशन ऑफिस में जिंगजियो नियानान के डॉक्यूमेंट जमा करती है। कर्मचारी बताता है कि माँ का सरफेम लेने के लिए सभी जरूरी मटेरियल्स पूरे हैं। आगे एस्टैब्लिश प्रोसीजर के अनुसार उन्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नियानान उत्सुक होकर पूछती है कि क्या वो अब खुद को टांग नियानान कह सकती है। कर्मचारी बताता है कि प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उसका नया नाम ऑफिशियली इस्तेमाल किया जा सकेगा। बच्ची अपनी माँ से पूछती है कि क्या एप्लीकेशन पर उसे खुद साइन करना होगा। जिंगजियो कहती है कि वो अभी छोटी है, इसलिए उसकी तरफ से माँ साइन करेगी, लेकिन जिंगजियो ये बात साफ रखती है कि सरनेम बदलना नियानान की अपनी चॉइस है। बाहर शाओये नियानान के लिए स्टिकर्स लेकर आती है। वो जिंगजियो से पूछती है कि रिलेशनशिप बदलने के बाद क्या वो अब भी उसे सिस्टर इन लॉ और नियानान को कजन कह सकती है। जिंगजियो कहती है कि वो चाहे तो उन्हें नाम से भी बुला सकती है। शाओये अफसोस जताती है कि लियांग फैमिली के घर में रहते समय वो ज्यादा मदद नहीं कर पाई। जिंगजियो उसे रोक कर कहती है कि उसने फोटोज और इन्फॉर्मेशन देकर पहले ही बहुत मदद की है। शाओये बताती है कि उसकी आंट कुछ ही समय में बहुत बुरी दिखाई देने लगी है। जियानमिंग भी अब ज्यादा बात नहीं करता। जिंगजियो जवाब देती है कि ये उनके अपने डिसीजंस का परिणाम है। शाओये फिर बताती है कि चुनमेई शहर छोड़ चुकी है। वो जिंगजियो से कहती है कि अब उसकी जिंदगी पहले से बेहतर होगी। जिंगजियो भी विश्वास के साथ कहती है कि आगे चीजें बेहतर होंगी। कुछ समय बाद जियानमिंग बिना विजिट शेड्यूल किए जिंगजियो और नियानान के सामने आ जाता है। जिंगजियो उसे तुरंत याद दिलाती है कि उसने पहले कोई अपॉइंटमेंट कंफर्म नहीं की। जियानमिंग कहता है कि वो आज नियानान को अपने साथ ले जाने नहीं आया, उसने केवल उसके लिए स्टेशनरी खरीदी है। जिंगजियो जो बच्ची से पूछती है कि क्या वो अपने पिता से बात करना चाहती है। जियानमिंग नियानान के सामने स्वीकार करता है कि उसने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। वो कहता है कि बच्ची को तुरंत उसे माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। नियानान उसे डैड कहकर पूछती है कि क्या वो फ्यूचर में रूल्स के अनुसार मिलने आएगा। जियानमिंग इसका वादा करता है। नियानान अपनी कंडीशंस बताती है। वो नहीं चाहती कि दादी दोबारा उसे डांटे। जियानमिंग कहता है कि ऐसा नहीं होगा। बच्ची फिर कहती है कि उसके बेड पर किसी और को न सुलाया जाए। जियानमिंग इसके लिए भी हाँ कहता है। नियानान स्टेशनरी तुरंत अपने पास रखने के बजाय अपनी माँ को संभालने देती है। इसके बाद जियानमिंग जिंगजियो को बताता है कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती और वो लगातार नियानान को याद करके मिलने की मांग करती है। जिंगजियो साफ मना कर देती है। जियानमिंग कहता है कि उसकी माँ को अब अपनी गलती समझ आ गई है। जिंगजियो जवाब देती है कि उसे गलती नहीं समझ आई, उसे केवल ये समझ आया है कि वो हार गई और सब कुछ खो बैठी। जियानमिंग अपने लिए एक और मौका पूछता है, पति बनने का नहीं, कम से कम एक अच्छा पिता बनने का। जिंगजियो कहती है कि नियानान का पिता बनने की जिम्मेदारी वो रूल्स के अंदर निभा सकता है, लेकिन उसका हस्बैंड बनने का कोई मौका नहीं बचा। जियानमिंग कहता है कि अब उसके पास कुछ नहीं है। जिंगजियो उसे याद दिलाती है कि उसके पास वो खुद अब भी है। उसे दूसरों के डिसीजंस और सहारे पर निर्भर रहने के बजाय अपने पैरों पर खड़ा होना सीखना चाहिए। जियानमिंग पूछता है कि क्या जिंगजियो अब उसे नफरत भी नहीं करती।
जिंगजियो कहती है कि नफरत करना बहुत थका देने वाला है, वो केवल पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। न्यानान स्कूल के लिए लेट होने की बात कहती है और जिंगजियो उसे लेकर चल देती है। स्कूल पहुंचने पर बच्ची को एनर्जेटिक देखकर पूछा जाता है कि वो इतनी खुश क्यों है। न्यानान गर्व से कहती है कि अब उसके पास दोबारा अपना खुद का रूम है। उधर फेंगशिया जानमिंग से कहती है कि वो न्यानान को देखना चाहती है। जानमिंग बताता है कि जिंगजियो इसकी परमिशन नहीं देगी। फेंगशिया कहती है कि वो अब बच्ची को नहीं डांटेगी। जानमिंग जवाब देता है कि ये समझ बहुत देर से आई है। फेंगशिया पहली बार सीधे पूछती है कि क्या वो सच में गलत थी। जानमिंग कहता है कि गलती केवल उसकी नहीं थी, वे दोनों गलत थे। फेंगशिया दुखी होकर स्वीकार करती है कि वो पूरी ज़िंदगी एक ग्रैंडसन चाहती रही। आखिर में हालत ये हुई कि उसकी अपनी ग्रैंड डॉटर भी उसे पहचानना और स्वीकार करना नहीं चाहती। जानमिंग उसे पुरानी बातों को दोहराना बंद करने को कहता है। फेंगशिया फ्यूनल में जिंगजियो के सामने घुटने टेक कर उसे जगह छोड़ने की मांग करने वाला अपना फैसला याद करके पछताती है। वहीं टैंग फैमिली शांति से साथ बैठकर खाना खा रही होती है। न्यानान खुशी से अपनी माँ को बताती है कि टीचर ने आज उसकी हैंडराइटिंग की तारीफ की। जिंगजियो और परिवार उसकी प्रशंसा करते हैं। उसकी मैटरनल ग्रैंडमदर कहती है कि वो अगले दिन उसके लिए नया हेयर क्लिप खरीदेगी। न्यानान स्टार वाला क्लिप मांगती है। सब लोग प्यार से न्यानान को ज़्यादा खाना खाने को कहते हैं। उसकी पुरानी चीज़ें वापस उसके कमरे में व्यवस्थित की जाती हैं। कुछ बेकार पेपर्स हटाए जा रहे होते हैं, लेकिन न्यानान अपने एक स्टिकर को बदलने से मना करती है। वो बताती है कि उसकी माँ ने उसी स्टिकर से उसकी चीज़ पर हुआ होल ठीक किया था, इसलिए वो उसे वैसे ही रखना चाहती है। कमरा ठीक होने के बाद न्यानान पूछती है कि क्या वे हमेशा इसी घर में रहेंगी। जिंगजियो जवाब देती है कि जब तक न्यानान यहाँ रहना चाहेगी, ये घर उसी का रहेगा। बच्ची फिर पूछती है कि उसकी माँ कहाँ रहेगी। जिंगजियो प्यार से कहती है कि जहाँ न्यानान होगी, उसकी माँ भी वहीं होगी। न्यानान खुशी से कहती है कि उसने आज एक ज़रूरी बात सीखी है। अगर कोई व्यक्ति उसकी चीज़ छीन ले तो वो चीज़ वापस भी ली जा सकती। जिंगजियो कहती है कि उसे एक और बात हमेशा याद रखनी चाहिए। उसकी चीज़ और अधिकार छीनने वाला हर व्यक्ति केवल माफ़ी मांगकर फॉरगिवनेस पाने का हकदार नहीं हो जाता, लेकिन दूसरों को माफ़ करना या ना करना उसकी ज़िंदगी को रोक नहीं सकता। वो उनके बिना भी अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह जी सकती है। न्यानान अपनी माँ की बात याद रखने का वादा करती है। आखिर में वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहती है, माँ चलो अपने घर चलें। जिंगजियो भी उसके साथ चलते हुए कहती है, हाँ अपने घर। और इसके साथ ही ये ड्रामा यहीं एंड होता है।